Hello there, this is very first question of this paper that belongs to wave optics chapter, which is based on Young's double slit experiment. इस प्रॉब्लम में हमें दिया हुआ है कि अगर स्लिट सेपरेशन को 0.2 मिलीमीटर से इंक्रीज कर दिया जा रहा है 0.4 मिलीमीटर तक, तो फ्रिंज विथ में जो चेंज आएगा वही आपको परसेंटेज चेंज इन फ्रिंज विथ कैलकुलेट करके बताना है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि YDSC एक्सपेरिमेंट में ये सेटअप जो होता है, इन दोनों के बीच में एक सेट स्लिट होता है, दो स्लिट होता है S1 और S2, उनको हम स्लिट सेपरेशन कहते हैं। यहाँ से कोहेरेंट सोर्स जो है पास होता है और वो स्क्रीन पे जाके इंटरफेरेंस करता है। वो इंटरफेरेंस अगर कंस्ट्रक्टिव हुआ तो उससे ब्राइट फ्रिंज बनता है, अगर डिस्ट्रक्टिव हुआ तो डार्क फ्रिंज बनता है। तो दोनों स्लिट के बीच मिड पॉइंट पे जस्ट अपोजिट साइड में सेंट्रल मैक्सिमा का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम ब्राइट फ्रिंज कहते हैं। उसके जस्ट अल्टरनेट में ऊपर नीचे दोनों तरफ डार्क बनेगा, फिर उसके बाद ब्राइट बनेगा और फिर जो है डार्क, ऐसे अल्टरनेट बनता जाएगा। ठीक है, जब हमारा सोर्स कोहेरेंट होगा तब ऐसा होता है। तो बेसिकली फ्रिंज विथ होता क्या है कि दो कंजुगेटिव ब्राइट, यानी कि दो कंजुगेटिव ब्राइट के बीच का जो सेपरेशन होता है उसी को हम बीटा कहते हैं, और या फिर ये भी कह सकते हैं कि दो कंजुगेटिव डार्क के बीच का भी जो सेपरेशन होता है उसी को भी कहते हैं। ठीक है, फ्रिंज विथ का डेफिनेशन ही यही होता है कि दो कंजुगेटिव डार्क या ब्राइट फ्रिंज के बीच में जो सेपरेशन होता है उसी को हम बीटा कहते हैं, और वो कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला होता है डी लैम्डा बाई डी। कैपिटल डी जो होता है वो सोर्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस होता है, और स्मॉल डी जो है वो स्लिट सेपरेशन होता है। तो इसी को चेंज कर रहा है। जब इसको चेंज कर रहा है तो बीटा की वैल्यू बदलेगा, और बीटा की वैल्यू कितना बदलेगा अगर हम स्लिट सेपरेशन को इतने से इतने को इंक्रीज कर दे रहा है। ध्यान रहे, क्वेश्चन पढ़ते वक्त जब भी हमसे परसेंटेज चेंज की बात करता है तो वो इंक्रीज या डिक्रीज क्वांटिटी कोई करता है तो उसमें एक वर्ड छिपा रहता है। आपको ये समझना होगा कि इंक्रीज्ड बाई है या इंक्रीज्ड टू है। इंक्रीज्ड बाई अगर होता तो इसका मतलब उस वैल्यू से इंक्रीज किया गया है, यानी कि 0.2 से 0.4 जो है ऐड करना पड़ेगा, लेकिन इसमें दिया हुआ इंक्रीज्ड टू, मतलब कि 0.2 मिलीमीटर से इंक्रीज कर दिया गया 0.4 मिलीमीटर, मतलब नया वाला सेपरेशन इतना है। ठीक है, तो हमें ये पता रहना चाहिए कि अगर परसेंटेज चेंज किसी क्वांटिटी का हमें कैलकुलेट करना होता है तो डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू 100 यही हम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रहे, यहाँ पे बेसिकली जो है 1 इनिशियल वाला लिखते हैं। ठीक है, Q2 माइनस Q1 अपन Q1 इंटू 100 करेंगे तो वही हमें परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी आ जाएगा। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आया तो इसका मतलब इंक्रीज है, अगर निगेटिव आया तो इसका मतलब डिक्रीज होगा। तो करते हैं हम यहाँ पे सबसे पहले बीटा, अगर हमें का फॉर्मूला बीटा का पता है तो बीटा 1 कैलकुलेट कर लेते हैं। केवल इसको चेंज करने का मतलब ये है कि लाइट यानी कि वेवलेंथ भी फिक्स है और कैपिटल डी ये भी फिक्स है, तो ये दोनों लोग चेंज नहीं हो रहे हैं। तो हम बीटा 1 अगर लिखते हैं, बीटा 1 इज इक्वल टू कैपिटल डी लैम्डा अपन 0.2, और मिलीमीटर को रहने देते हैं क्योंकि हमें पता है कि परसेंटेज चेंज के लिए सेम क्वांटिटी ऊपर नीचे है तो यूनिट कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा थोड़ा टाइम बच जाएगा। ये हमारा बीटा 1 हो गया, और बीटा 2 की वैल्यू लिखेंगे डी कैपिटल डी लैम्डा बाई 0.4 मिलीमीटर। अब हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, यानी कि इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम जो हमें कैलकुलेट करना बीटा 2 माइनस बीटा 1 अपन में बीटा 1 इनिशियल वाला हमेशा नीचे रहता है इंटू 100। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, बीटा 2 मतलब कि डी लैम्डा बाई 0.4 माइनस डी लैम्डा बाई 0.2 और अपन में डी लैम्डा बाई 0.2 इनिशियल वाला इंटू 100 करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से डी लैम्डा हम कॉमन लेंगे और नीचे से भी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, 10 से अगर ऊपर मल्टीप्लाई करें तो 10/4, जिसे हम 5/2 लिख सकते हैं। तो 5/2 माइनस में यहाँ भी 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए तो 10/2, और अपन में यहाँ भी 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए तो 10/2। ठीक है, अब ये 2 कॉमन लेंगे तो इसका, और इंटू 100 जो पहले से था। अब अगर हम ये करते हैं कि ये 2 ऊपर से कॉमन और नीचे से भी, तो दोनों लोग कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ऊपर बचेगा माइनस का 5,
5 माइनस 10 मतलब कि -5 आएगा, और अपन में 10 इंटू 100। इसका मतलब ये कि -5 और ये 0 से 0 कैंसिल आउट, यानी कि माइनस का 50 और ये परसेंटेज आ गया। इतना परसेंटेज चेंज होगा किसमें, बीटा में। ये बीटा में चेंज होगा। निगेटिव आने का मतलब ये है कि डिक्रीज होगा, और होना भी चाहिए। समझिए क्यों। डी जो होता है वो डिनोमिनेटर में है। अगर डी को हम इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है, अगर डी इंक्रीज हो रहा है तो बीटा क्या होगा, डिक्रीज होगा। कितने से डिक्रीज होगा, 50% से डिक्रीज होगा। इसका मतलब यह है कि अगर एक बार हम बीटा कैलकुलेट करेंगे, वो बीटा हो सकता है कि 1 सेंटीमीटर आए। तो इसका मतलब नया वाला बीटा कितना आएगा, इसको जब हम रखेंगे तो वो 0.5 सेंटीमीटर आएगा। क्यों, क्योंकि 50% से डिक्रीज करना है। तो ये आपका पॉजिटिव में केवल आंसर देखना है कि कितना जो है चेंज हो रहा है। वो चेंज हम पॉजिटिव में ही बताएंगे, तो 50% ऑप्शन 1 में मिलेगा। Question number 2 belongs to atomic physics chapter, which is based on radius of orbit. हमारे पास हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक जब एटम होता है, तो उसके न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो ऑर्बिट होता है उसका रेडियस कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला आता है। वो r इज इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड एंजस्ट्रॉम। ये n क्या होता है, आप नंबर ऑफ ऑर्बिट कौन सा कैलकुलेट करना चाहते हैं, 1 2 3 4 5, तो हमें फिफ्थ वाला कैलकुलेट करना है n इज इक्वल टू 5 के लिए। ये जेड होता है एटॉमिक नंबर। ध्यान रहे ये हमेशा जो है अप्लीकेबल तभी होता है जब हाइड्रोजन लाइक एटम होता है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन होगा तब तो ठीक है, लेकिन अगर लिथियम है तो लिथियम प्लस प्लस यानी कि हीलियम प्लस प्लस, केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले एटम होने चाहिए जो आयन हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे 2 बार, क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है कि फिफ्थ ऑर्बिट जो है फॉर लिथियम एटम और फॉर हीलियम एटम के लिए, बेसिकली आयन, इनके लिए कितना होगा फिफ्थ ऑर्बिट का रेडियस। तो इस फॉर्मूले में अगर हम पुट करते हैं 0.529 और n क्या, फिफ्थ का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, और अपन में z की वैल्यू कितना, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, तो अपन में 3। वैसे यहाँ पे भी करेंगे जब हीलियम के लिए, तो 0.529 इंटू 5 का स्क्वायर, क्योंकि फिफ्थ वही, फिफ्थ रेडियस इसका भी, और अपन में हीलियम का जो होता है एटॉमिक नंबर वो 2 होता है। अब इन दोनों लोगों का रेशियो कैलकुलेट करना, तो मतलब डिवाइड कर दें। डिवाइड करेंगे तो ये दोनों लोग कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 5 का स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ये न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर इसलिए नीचे, और ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर इसलिए ऊपर। तो इसकी वैल्यू आएगी कितना, 2 ऊपर होगा और 3 नीचे होगा। इसका मतलब जो रेडियस का रेशियो हमें कैलकुलेट करना था वो आपको ऑप्शन 4 में दिख रहा होगा, 2/3। Question number 3 belongs to current electricity chapter, in which we have given that current is a function of time। मतलब कि करंट जो है वो टाइम के साथ ऐसे बदल रहा है इन एम्पियर। तो आपको बताना है कि चार्ज कितना फ्लो होगा। बेसिकली आपको पता रहना चाहिए कि कंडक्टर में करंट तभी फ्लो करता है कि जब एक क्रॉस सेक्शन के थ्रू चार्ज का एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हो। तो वही हमें बताना है कि t इज इक्वल टू 1 सेकेंड के बीच में, 1 सेकेंड से लेके 2 सेकेंड के बीच में कितना करंट फ्लो करेगा, वो आपको कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए बहुत बेसिक सा ये फॉर्मूला आपको पता होगा कि I इज इक्वल टू, हम लिखते हैं डी क्यू बाई डी टी। क्यू बाई टी तो लिखते हैं लेकिन डिफरेंशियल फॉर्म में डी क्यू बाई डी टी फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल। अब ये अगर डी टी को इधर लेके आते हैं तो आई डी टी इज इक्वल टू डी क्यू हम लिखते हैं। दोनों तरफ अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो इधर इंटीग्रेशन और इधर इंटीग्रेशन, ये डी क्यू जो है वो डेल्टा क्यू बन जाता है। मतलब कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू आई डी टी इंटीग्रल आई डी टी, और कहाँ से कहाँ तक, ये करंट जो है वो टाइम का फंक्शन होना चाहिए तभी हम इंटीग्रेट कर पाते हैं। तो यहाँ देखिए ध्यान से, टाइम का फंक्शन है, तो T1 से लेके T2 तक आप इंटीग्रेट कर दीजिए, वही आपको चार्ज फ्लो मिल जाएगा थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन एरिया। तो अगर हम लिखते हैं Q इज इक्वल टू कितना, I का फंक्शन यानी कि 0.02 इंटू टी प्लस में 0.01 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी टी,
यानी कि इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, 1 सेकेंड से लेके 2 सेकेंड तक। अगर इसका इंटीग्रेशन करें तो 0.02 इंटू टी स्क्वायर बाई 2 आएगा। 2 से 2 इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 0.01 टी स्क्वायर लिख सकते हैं। प्लस में यहाँ कुछ नहीं है तो टी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके अगर रिस्पेक्ट में डिफरेंस इंटीग्रेट करते हैं तो 0.01 इंटू टी लिखेंगे। तो अब ये जो है ब्रैकेट में बन जाएगा और लिमिट हमारे पास कितना, 1 से लेके 2 तक। ये 0.01 को हम कॉमन ले सकते हैं। 0.01 अगर हम कॉमन ले लें तो एक बार ब्रैकेट में बचेगा टी स्क्वायर और प्लस में एक तरफ बचेगा टी। कहाँ से कहाँ तक करना है, 1 से लेके 2 तक। एक बार 2 पुट करेंगे, एक बार 1, तो 0.01 2 पुट करने पे कितना आएगा, 4 + 2 6 आएगा, 1 पुट करने से 2 आएगा, तो माइनस का 2 लिखेंगे। ये 4 आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.01 इंटू 4 आएगा। इतना जो है हमें चार्ज मिलेगा। करंट ध्यान से देखिए, जो दिया था हमें वो एम्पियर में दिया था और टाइम जो है ऑलरेडी सेकेंड में था। इसका मतलब सब चीज़ एसआई यूनिट में चल रहा था, तो ये भी हमें एसआई यूनिट कूलम में मिलेगा और ये 0.04 कूलम आपको ऑप्शन 2 में दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 4 इज अ मैकेनिक्स प्रॉब्लम दैट बिलोंग्स टू रोटेशनल मोशन चैप्टर। इस प्रॉब्लम में हमें 5 एक्सप्रेशन दे रखा है और उसको जो है आइडेंटिफाई करना, उसके कॉरस्पॉन्डिंग में करेक्ट ऑप्शन को पिक करना है। तो बेसिकली ये सब के सब जो है वो टॉर्क के ही एक्सप्रेशन है, आपको चेक करना है। तो सबसे पहले हमें ये फॉर्मूला तो याद रहना ही चाहिए कि अगर किसी बॉडी के ऊपर हम ये फोर्स लगा रहे हैं एफ, तो किसी पॉइंट के अबाउट में हम टॉर्क अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस पॉइंट से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तक का जो पोजीशन होता है उसे हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं और जो फोर्स लगता है वो ये फोर्स होता है। तो जब हम टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट में कैलकुलेट करते हैं उसका फॉर्मूला होता है R×F। यानी कि इस चैप्टर में सबसे पहला ये फॉर्मूला हमें टॉर्क के एक्सप्रेशन यही हमें मिलता है, टॉर्क इज इक्वल टू R×F। जो हमें E दे रखा है यानी कि E जो है वो करेक्ट है। अगर E करेक्ट है तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि दूसरा ऑप्शन गलत है। ठीक है, अब और चेक करते हैं। डी को देखिए, डी बेसिकली क्या होता है, इसको समझने के लिए ये याद रखना है कैसे, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। जो काम एक्सेलरेशन लीनियर मोशन में यानी कि ट्रांसलेशन मोशन में करता है वही काम यहाँ पे अल्फा करता है। और जो मास होता है ट्रांसलेशन मोशन में, वही चीज़ यहाँ पे हमें बताया जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एनी रोटेटिंग बॉडी। तो आई इंटू अल्फा जब हम करते हैं तो जैसे वहाँ पे फोर्स होता है यहाँ पे टॉर्क होता है। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है जिससे हम कहेंगे कि डी जो है वो करेक्ट एक्सप्रेशन है। तो डी किस पे है, डी तो तीनों में है। इसके बाद हमें कोई और चेक करना पड़ेगा। टाउ इज इक्वल टू R×L, ये गलत है। ये गलत इसलिए है कि R हो गया क्रॉस L हो गया, ऐसा हमें एक्सप्रेशन मिलता ही नहीं है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। और अगर चेक करते हैं तो सी वाले को देखिए, अगर हम सी को देखते हैं तो सी इज इक्वल टू सी में लिखा हुआ है टॉर्क इज इक्वल टू R× dp/dt, dp/dt। तो ये हमें पता है कि R×F होता है और यही सेम चीज़ ये लिखा हुआ है क्योंकि एलएलएम में हमें बताया जाता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स होता है। तो ये बेसिकली कुछ और नहीं, फोर्स है। तो R×F ही लिखा हुआ है, तो इसका मतलब टॉर्क ये भी सही है। ये कौन सा है, सी है। अगर सी करेक्ट है तो इसका मतलब पहला गलत हो जाएगा, तो सी करेक्ट है। बी को चेक करना अब। टॉर्क इज इक्वल टू लिखा हुआ है, टॉर्क इज इक्वल टू d/dt ऑफ R×P, R×P। इसमें और इसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। इसमें जो है ये R पोजीशन वेक्टर होता है कहाँ से कहाँ तक, जिस पॉइंट में आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, जिस पॉइंट के अबाउट में
वो वहाँ से लेके और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तक के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। तो किसी एक पर्टिकुलर केस के लिए ये आर कांस्टेंट होता है, तो इस आर को अगर हम बाहर निकालेंगे तो डी पी बाई डी टी यही बन जाएगा, और ये तो सही था ही, इसका मतलब बी भी सही है। तो अगर बी सही है तो केवल ए गलत है, बचा हुआ बी सी डी ई आपको जो है ऑप्शन 3 में मिलेगा और वही करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 इज अ वेरी सिंपल दैट बिलोंग्स टू अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर। इसमें हमें करंट का एक्सप्रेशन इस तरीके से दे रखा है, आपसे पूछा गया है कि इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग जो है उस सर्किट में आरएमएस करंट कितना है और उस सर्किट में करंट का फ्रीक्वेंसी कितना है। तो अगर इसे हमें बताना है तो सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन हमें याद रहना चाहिए, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, यही होता है। अगर वोल्टेज होता तो वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये स्टैंडर्ड होता है एसी करंट में, जो हम प्योर साइनोसॉइडल करंट कहते हैं। यहाँ पे बेसिकली जो है अगर आप कंपेयर करते हैं, इसे हम कहते हैं मैक्सिमम करंट, पीक करंट या मैक्सिमम करंट। तो ये पीक वैल्यू होता है ऑफ करंट। अगर वोल्टेज का एक्सप्रेशन है तो पीक वोल्टेज होगा। तो हमें याद रखना चाहिए कि आई आर एम एस या वी आर एम एस अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आर एम एस वैल्यू इज इक्वल टू होता है पीक वैल्यू अपन √2, यानी कि आई नॉट जिसे हम पीक वैल्यू कहते हैं और अपन में √2। अगर वी आर एम एस कैलकुलेट करना है तो वी नॉट बाई √2। अब कंपेयर अगर आप करते हैं तो बच्चा साइन थीटा के अलावा बचा हुआ क्वांटिटी सब आई नॉट है, तो इसका मतलब लिखेंगे कितना 100√2 और अपन में √2, ये दोनों लोग कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर कैंसिल आउट हो गए तो बच्चा 100 वही आर एम एस करंट है। तो 100 अगर ये एम्पियर में दिया हुआ है तो हम बोलेंगे 100 एम्पियर, ठीक है। तो 100 आरएमएस करंट आ गया। फ्रीक्वेंसी अगर हमें कैलकुलेट करना है तो ये ध्यान से देखिए, इस ओमेगा को हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ओमेगा टी को छोड़ के बाकी सब लोग ओमेगा है, तो टी को छोड़ के 100 पाई को हम बोलेंगे ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी दो तरीके का होता है, एक लीनियर होता है एक एंगुलर होता है। ये फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। अगर हमें लीनियर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ हो जाता है, तो 100 पाई के बराबर लिखेंगे। ये पाई से पाई अगर कैंसिल आउट होगा तो एफ इज इक्वल टू 100/2 करेंगे तो इतना हर्ट्ज यानी कि 50 हर्ट्ज आएगा। तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होगा इस करंट का, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है आपको ऑप्शन 1 में दिखेगा। Question number 6 is a mechanics problem in which we have to obtain the direction of force of a particle having mass m and the position vector of particle is changing with respect to time according to this equation। मतलब कि पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर जो है वो टाइम के हिसाब से आई कैप और जे कैप यानी कि एक्स वाई प्लेन में जो है मूव कर रहा है। तो आपको इसके रिस्पेक्ट में बताना है कि चार ऑप्शन में से फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा। इसके लिए आप जो है ज़रूरी नहीं है कि ABCD सीक्वेंस को फॉलो करें, जो आपको सबसे पहले लगता है कि ये हो सकता है उसको आपको ट्राई करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि थर्ड ऑप्शन पहले चेक करना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, अगर इसका पोजीशन वेक्टर ऐसे है, आर वेक्टर इज इक्वल टू हम लिखेंगे क्या, ए कॉस ओमेगा टी आई कैप और प्लस में ए साइन ओमेगा टी जे कैप, ऐसा हम सिंपली लिख लेते हैं। पार्टिकल के ऊपर फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स इज इक्वल टू द मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जिधर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा उधर फोर्स का डायरेक्शन, तो हम एक्सेलरेशन का डायरेक्शन निकालेंगे कैसे, ये पोजीशन वेक्टर है, हमें पता रहना चाहिए कि अगर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं एक बार तो वो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बन जाता है। इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन बन जाएगा। मतलब कि इसको दो बार अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो हमें दिखाई देगा, एक बार डिफ्रेंशिएट करने पे ये वेलोसिटी बन जाएगा और इसका डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस का ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप, और ये बनेगा प्लस का ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप। ये तो वेलोसिटी है, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये एक्सेलरेशन बन जाएगा।
तो साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा एक बार और बाहर आएगा, मतलब कि माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, और आई कैप हो गया प्लस में, सॉरी माइनस में, क्योंकि कॉस ओमेगा टी का माइनस आएगा, माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी जे कैप। अब ये हमारे पास एक्सेलेरेशन आ गया। ध्यान से देखिए, अगर ये पोजीशन वेक्टर प्लस आई कैप और प्लस जे कैप था, तो इसका मतलब पोजीशन वेक्टर इधर और इधर, नेट डायरेक्शन कहीं बीच में इधर आएगा, ठीक है। तो दूसरा अगर हम एक्सेलेरेशन को देखें ध्यान से, तो माइनस आई कैप और माइनस जे कैप, मतलब कि एक्सेलेरेशन जो है वो एक कंपोनेंट नीचे है और दूसरा कंपोनेंट इधर है, तो कहीं बीच में इनका भी आएगा, तो अपोजिट टू द पोजीशन वेक्टर होगा कि नहीं होगा, इसलिए करेक्ट ऑप्शन 3 होगा, ठीक है। लेकिन बाकी को भी हमें चेक करने आना चाहिए कि वो क्यों नहीं होगा, कहीं हो सकता वो ए बी सी डी कंबाइन करके ऑप्शन दे देता, तो हमें सब चेक करने आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप पहले को देखिए ध्यान से, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एल, एल बेसिकली एंगुलर मोमेंटम होता है, और एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं क्या है, एम आर क्रॉस बी लिखते हैं, आर क्रॉस वी लिखते हैं। तो इन दोनों लोगों का अगर आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो आर वेक्टर जो है, सॉरी ये आर वेक्टर और ये वी वेक्टर, इन दोनों लोगों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, तो दोनों के परपेंडिकुलर आना चाहिए, ठीक है। तो दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन किधर है, दोनों का परपेंडिकुलर डायरेक्शन बेसिकली आर क्रॉस बी अगर हम करेंगे, तो आर तो वही होगा, वेलोसिटी किधर होगा, वेलोसिटी बेसिकली जो है वो इधर की तरफ होगा, और अगर इनका हम क्रॉस प्रोडक्ट करें तो बाहर या अंदर आ सकता है, ठीक है। तो फोर्स का डायरेक्शन इधर तो पॉसिबल है ही नहीं, फोर्स का डायरेक्शन इधर है। और अगर हम चेक करें कि इन द डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर, फोर्थ वाला, तो पी वेक्टर क्या होता है, पी वेक्टर इज इक्वल टू होता है एम वी वेक्टर, एम इंटू वी वेक्टर। तो जिधर वेलोसिटी का डायरेक्शन उधर मोमेंटम का डायरेक्शन, तो मोमेंटम के डायरेक्शन में क्या फोर्स होगा क्या, तो मोमेंटम तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में, और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों लोगों का डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए इसके भी डायरेक्शन में नहीं होगा। एल क्रॉस पी अगर हम करते हैं, तो एल क्रॉस पी अगर चेक करिए, एल किधर है, एल का जो वेक्टर है एल वेक्टर, वो बेसिकली आर क्रॉस बी से आएगा जो बाहर की तरफ है, और बाहर की तरफ है, और पी वेक्टर किधर है, पी वेक्टर बेसिकली इसके डायरेक्शन में है। तो फिर से वही चीज़ है कि इन दोनों के बीच में अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं एल वेक्टर और पी वेक्टर, तो वो भी किसी और डायरेक्शन में आएगा, मतलब फोर्स के एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में तो नहीं आएगा, वो केवल हमें तीसरा वाला लगा इसीलिए पहले चेक कर लिए, अदरवाइज एक एक करके और भी चेक करना पड़ता, तो ऑप्शन 3 ही करेक्ट है। Question number 7 belongs to sound wave chapter, in which we have given that a closed organ pipe of length L, जिसमें जो है 1/5 पार्ट ऑफ द वॉल्यूम जो है वो वाटर से फिल्ड है, ये बेसिकली जो है वाटर है। तो अगर ये वाटर से फिल्ड हो जाए तो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी नोट में जो है वो चेंज आएगा, वही आपको बताना कितना होगा। ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, और ये जो है ओपन ऑर्गन पाइप के लिए हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है तो ये होगा, ठीक है। अब ये होगा तो ये बेसिकली कितना लेंथ पे डिपेंड करता है कि लेंथ ट्यूब कितना है, वही लेंथ हमें यहाँ, ये वी एस का मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड होता है, ये लेंथ कितना है ट्यूब का, वही लेंथ जो है ऑर्गन पाइप का हमें यहाँ पे दिया हुआ है। बट ये अगर पूरा खाली रहता तब के लिए है, यहाँ पे तो 1/5 पार्ट ऑफ द टोटल वॉल्यूम जो है वाटर से फिल्ड है, तो केवल खाली पार्ट कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना होगा। बेसिकली होगा क्या, अगर वॉल्यूम का हम v/5 इतना लेंथ से कंपेयर करेंगे, तो v इज इक्वल टू होता है एरिया इंटू लेंथ, तो जितना टाइम जो है आपको वॉल्यूम में चेंज मिलेगा उतना ही टाइम आपको लेंथ में, क्योंकि एरिया तो हर जगह सेम है, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि L/5 लेंथ ऑफ द ट्यूब जो है ऑर्गन पाइप जो है वो फील्ड रहेगा विद वाटर, और बाकी 4L/5, यानी कि टोटल में से ये घटा दीजिए तो इतना लेंथ ओपन मतलब कि खाली मिलेगा, वैकेंट होगा। तो इसका मतलब लेंथ हमारा कितना होगा, वो 4L/5 होगा। तो अगर ये फ्रिक्वेंसी कंप्लीट पाइप के लिए अगर बोले F इज इक्वल टू V/4L है, तो
हमें कैलकुलेट क्या करना है वो समझिए। परसेंटेज चेंज इन फ्रीक्वेंसी नोट इंटू 100, इसी को हम कहते हैं, जिसे हम लिखते क्या है, F2 माइनस F1 अपन F1 इंटू 100। परसेंटेज चेंज के फॉर्मूले में हमेशा जो है इनिशियल वाला नीचे होता है, ये फाइनल माइनस इनिशियल है। तो इनिशियल हमारे पास ये है F1 इज इक्वल टू F है। अगर हम F2 अगर कैलकुलेट करें तो F2 के लिए V/4 इंटू लेंथ कितना, इस बार 4L/5 होगा। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा, इसको लिखेंगे 5/4 और V/4L। ध्यान से देखिए, ये 5 ऊपर चला गया और ये 4 बाहर आ गया, तो ये 5/4 V/4L को ऐसे रहने दिए। इतने को तो हम F बोल रहे हैं, यानी कि कितना, 5/4 इंटू F। ये किसकी वैल्यू है, F2 की वैल्यू है। अब दोनों लोगों की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो डेल्टा F इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, डेल्टा F इज इक्वल टू F2 की वैल्यू मतलब कि 5F/4 माइनस F1 की वैल्यू F होगा, और अपन में टोटल इनिशियल कितना F1 यानी कि F लिखेंगे। अब ये F कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन ये केवल फ्रैक्शन हो गया, हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना है, इसलिए 100 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो 5/4 माइनस 1 इंटू 100 यही लिखेंगे, क्योंकि नीचे वाला F ऊपर के कॉमन से कैंसिल आउट हो गया। तो इतना लिखने के बाद हमें मिलेगा 1/4 इंटू 100 और इज इक्वल टू, इसका मतलब ये कि 25%, मतलब कि जो फ्रीक्वेंसी नोट में चेंज आएगा वो कितना आएगा, प्लस का 25%। मतलब कि क्या, प्लस आने का मतलब ये कि इंक्रीज हो रहा है, अगर निगेटिव आता तो डिक्रीज होता। ये प्लस 25% आपको ऑप्शन 1 में मिलेगा। Question number 8 is a dimensional analysis in which we have given that the ratio of electric flux and magnetic flux, जो क्वांटिटी है उस क्वांटिटी का डायमेंशन इस फॉर्मेट में लिखने के बाद आपको बताना है कि Q और R की वैल्यू इस फॉर्मेट में कितनी होगी। तो हमें पता रहना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली इसको हम फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं और मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई बी से, और ये दोनों क्वांटिटी सेम होते हैं, बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है और मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फ्लक्स में मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है। तो दोनों का फॉर्मूला एक ही जैसे होता है, E A cos थीटा, और इस केस में B A cos थीटा। अब यहाँ पे दोनों क्वांटिटी सेम है, इसलिए इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं और सिंपली बचेगा कितना, E/B। अब ये रेशियो किसके बराबर होता है, इसको आपको याद रखना है। कहाँ से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर में हमें बताया जाता है कि एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू स्पीड ऑफ लाइट। E0 इज इक्वल टू B0 इंटू सी बोल के आप याद रखते हैं, तो आपको ऐसे याद रहता है। इसको अगर इधर लेके आइए तो E0/B0 इज इक्वल टू, आप लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी कि ये तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम देता है, लेकिन E/B अगर हम करते हैं तो ये भी क्वांटिटी वही स्पीड ऑफ लाइट होगा, लेकिन किसी मीडियम में हो सकता है। तो बेसिकली इन दोनों लोगों का रेशियो है क्या, इन दोनों लोगों का रेशियो है वेलोसिटी, जिसका डायमेंशन क्या होता है L T⁻⁻1। अगर हम इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो लिखेंगे m⁻0 L⁻1 T⁻−1 और A⁻0। अगर आप कंपेयर करते हैं तो P की वैल्यू जो है, Q की वैल्यू जो है 1 दिखेगा और R की वैल्यू -1, और ये फॉर्मेट ऑफ आंसर जो है आपको ऑप्शन 2 में दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 9 बिलोंग्स टू ग्रेविटेशन चैप्टर। इस प्रॉब्लम में हमें असर्शन और रीजन दिया हुआ। अगर हम असर्शन को पढ़ते हैं, द काइनेटिक एनर्जी नीडेड टू प्रोजेक्ट अ बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम अर्थ सरफेस टू इन्फिनिटी इज हाफ mgr, वेयर r इज रेडियस ऑफ अर्थ। बेसिकली बोल क्या रहा है कि हमसे हमारे पास एक पार्टिकल है जिसके पास मास m है,
इसको जो है अर्थ सरफेस से बाहर भेजने के लिए, यानी कि इन्फिनिटी तक भेजने के लिए इसको जो काइनेटिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, क्या उसकी वैल्यू हाफ एम जी आर के बराबर होगी। हाफ एम जी आर, जहाँ पे ये कैपिटल आर रेडियस ऑफ अर्थ है। तो हमें ये पता रहना चाहिए कि अगर पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी यू देते हैं तो वो कुछ हाइट को अटेन करेगा और वापस चला आएगा। थोड़ा और ज़्यादा इनिशियल वेलोसिटी देंगे तो थोड़ा और हाइट अटेन करेगा, फिर वापस आ जाएगा। बट किसी भी प्लेनेट के सराउंडिंग में एक इमेजिनरी बाउंड्री होता है जहाँ पे वो ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू जो है वो लगभग ना के बराबर होता है, नेग्लिजिबल होता है। मतलब कि ये वापस क्यों आ रहा था, क्योंकि अर्थ या कोई भी प्लेनेट इसको वापस खींच लेता ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। बट वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर खत्म हो जाता है। हर एक प्लेनेट के लिए एक इमेजिनरी बाउंड्री होता है जिसके बाद जो है ग्रेविटेशनल फील्ड खत्म हो जाता है, यानी कि ग्रेविटेशनल पुल जो है वो जीरो हो जाएगा। तो अगर हम किसी पार्टिकल को इतना इनिशियल वेलोसिटी दें ताकि वो ग्रेविटेशनल फील्ड के पार चला जाए, तो वो वापस नहीं आएगा और वो चला जाएगा इन्फिनिटी तक, चलता चला जाएगा। ठीक है, तो इसी इनिशियल वेलोसिटी को हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं, जब वो ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप हो जाता है। तो एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो किसी भी प्लेनेट के लिए होता है √2 gm/r, जहाँ पे ये मास ऑफ प्लेनेट होता है और ये रेडियस ऑफ प्लेनेट। इस पे डिपेंड नहीं करता है कि पार्टिकल का मास कितना है। ठीक है, तो अगर हम इसको अर्थ के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितना दें, वो एस्केप वेलोसिटी के बराबर, तो उसको काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना देना पड़ा, काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड इक्वल टू लिखेंगे हाफ इंटू, और ये मास जो होता है जो पार्टिकल का हम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं उसका मास होता है, तो ये मास हो गया ये वाला, और इनटू में वी स्क्वायर। वेलोसिटी कितना दे रहा है, वेलोसिटी हम इतना दे रहे हैं, तो हाफ इंटू मास इंटू, और लिखेंगे 2 g कैपिटल M/r लिखेंगे। ठीक है, अगर ये लिखते हैं तो आपको ये पता रहना चाहिए कि जो g की वैल्यू होती है g इज इक्वल टू gm/r² होता है। ठीक है, यानी कि अगर हम कैपिटल R से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना, जी कैपिटल M, और अपन में R² एक जगह लिख देते हैं, GM कैपिटल M और R² एक जगह, और बचेगा M इंटू कैपिटल R। इसकी वैल्यू हम क्या लिखेंगे, G के बराबर लिखेंगे, तो G इंटू और M इंटू और कैपिटल R, यानी कि इसको काइनेटिक एनर्जी कितना रिक्वायर्ड है, mgr, जो कि हमारा असर्सन में जो दे रखा है वो हाफ mgr दे रखा है, इसलिए जो असर्सन है वो रॉन्ग है। ठीक है, अगर हम रीजन को पढ़ते हैं, रीजन में दे रखा है द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज जीरो व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड टू इन्फिनिटी फ्रॉम अर्थ सरफेस। मतलब कि अगर किसी पार्टिकल को हम इन्फिनिटी तक के लिए प्रोजेक्ट कर देते हैं, बाहर फेंक देते हैं, तो क्या उसका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पार्टिकल जो है वो फॉर्मूला होता है माइनस का Gm1m2/r। तो अगर ये r की वैल्यू इन्फिनिटी है, अगर r की वैल्यू इन्फिनिटी है, ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू जीरो आएगा, u इज इक्वल टू जीरो आएगा। ठीक है, ये पार्टिकल अगर किसी डिस्टेंस पे होता, किसी डिस्टेंस पे होता तो ये r की वैल्यू कुछ होती, अगर कुछ r की वैल्यू होती तो यहाँ पे जो वैल्यू आता वो निगेटिव में आता। निगेटिव में आने का मतलब ये है कि जीरो से तो कम आता। अब r की वैल्यू जितना मैक्सिमम है उसको हम मैक्सिमम दे दिए इन्फिनिटी, उस टाइम पे हमको पोटेंशियल एनर्जी जीरो मिल रहा है, तो बाकी किसी टाइम पे या किसी प्लेस पे क्या होता, नेगेटिव में समथिंग होता, तो वो माइनस में होने का मतलब जीरो से कम होता, तो उसको हम मिनिमम ही कहेंगे, मिनिमम नहीं निगेटिव ही कहेंगे, जो जीरो से छोटा है। अब जैसे जैसे पार्टिकल दूर जा रहा है, यानी कि आर की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, आर की वैल्यू ये घट रहा है, ये घट रहा है, जरूर इसका मैग्नीट्यूड घट रहा है, लेकिन निगेटिव होने के वजह से जीरो के करीब जा रहा है, तो जीरो इसका मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू है, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो रीजन है वो सही है। तो रीजन ट्रू है और असर्शन फॉल्स है, ये इसके लिए आप जो है ऑप्शन 4 को टिक करेंगे। Question number 10 belongs to dual nature of light chapter, that is based on photoelectric effect.
इस प्रॉब्लम में भी हमें असर्शन और रीजन को चेक करना है कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा जो है इसमें सही ऑप्शन होगा। अगर हमें इसे जानना है तो सबसे पहले ये पता रहना चाहिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। अगर कोई मेटेलिक प्लेट है, उस प्लेट पे जो रेडिएशन आ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कुछ भी हो सकता है, वो रेडिएशन के पास फोटोन होते हैं और फोटोन के पास अगर सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा, मतलब कि इस वर्क फंक्शन से ज़्यादा, ठीक है, तो वो एनर्जी लेके आएगा, इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन करेगा और इलेक्ट्रॉन को दे देगा। इलेक्ट्रॉन इस वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी को खर्चा करेगा और बाहर निकल जाएगा। जब बाहर निकलेगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा और वो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो है एच सी बाई लैम्डा माइनस फाइव या फिर एच न्यू माइनस फाइव के बराबर होगा। ये लैम्डा या न्यू जो होता है, ये फ्रिक्वेंसी वो लाइट का होता है, फोटोन का कितना फ्रिक्वेंसी या फिर वेवलेंथ है, ठीक है। तो अगर इसके पास एनर्जी ज़्यादा होगा तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। अब हमें ये पता रहना चाहिए कि फ्रिक्वेंसी जब हम बढ़ाते हैं तो ये वाला फैक्टर बढ़ जाता है, यानी कि अगर ये वाला फैक्टर बढ़ रहा है तो ये तो कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। अब ये बात की बात है, हमें इंटेंसिटी के रिगार्डिंग चेक करना है। पहले ही अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो इसको हम एप्लीकेशन में कैसे लेते हैं, ये एमीटर है और ये कलेक्टर है। जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा ऐसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद जो है ऐसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो इस प्लेट पे कलेक्ट होने के बाद ऐसे जो है इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करने लगेगा और पूरे सर्किट में फोटो करंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो डीसी होता है, ये वेरिएबल डीसी होता है, हम इसको एडजस्ट करते हैं कि इन दोनों लोगों को पोटेंशियल कितना देना है और कब पॉजिटिव कब निगेटिव देना है। अगर हम इसको निगेटिव पोटेंशियल दे रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगा और रिपल करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन के पास जो काइनेटिक एनर्जी था, ये काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा, तो फिर इसमें करंट नहीं फ्लो करेगा और इसी वोल्टेज को, इसी स्टेट पे जो वोल्टेज होता है उसी को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। मतलब किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है। अब इंटेंसिटी के बारे में समझ लेते हैं। बेसिकली किसी भी एरिया पे जब हम लाइट को इंसिडेंट कराते हैं तो कितने नंबर ऑफ रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है उसी को हम कहते हैं इंटेंसिटी। एक रूम में अगर आप एक एलईडी जलाइए 100 रेडिएशन निकलेगा तो उसको इंटेंसिटी आई बोलिए। 2 एलईडी जलाएंगे तो 200 रेडिएशन निकलेगा तो 2 आई हो जाएगा, ठीक है। तो इंटेंसिटी बेसिकली होता है नंबर ऑफ रेडिएशन, उसका एनर्जी से कोई भी लेना देना नहीं है। इंटेंसिटी बदलने से इस फैक्टर में कुछ भी नहीं बदल रहा, इसलिए हम ये बोलते हैं कि इंटेंसिटी बदलने से एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन कोई चेंज नहीं होता है। तो हम ये कहेंगे कि जो इंटेंसिटी है, अगर इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ रेडिएशन को हम इंक्रीज कर रहे हैं। अगर नंबर ऑफ रेडिएशन को इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका मतलब पहले 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे तो अब 20 इलेक्ट्रॉन या 25 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है एमिशन ज़्यादा होगा, तो उससे इसकी पोटेंशियल डिफरेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे पहले 2 दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी से अगर निकल रहे थे तो इंटेंसिटी बढ़ाने से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन उतना ही एनर्जी से निकलेंगे, कोई एनर्जी में चेंज नहीं होगा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए असर्शन अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या इंसिडेंट लाइट जो है इंक्रीज करने पे, इंटेंसिटी को इंक्रीज करने पे स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज होता है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, असर्शन गलत है। दूसरा लिखा हुआ है रीजन, इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेज द रेट ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड प्रोवाइडेड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर इंसिडेंट लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होता है तभी इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो अगर हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो क्या रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा? हाँ बिल्कुल होगा। पहले जो है अगर 10 रेडिएशन इंसिडेंट हो रहे थे तो 1 सेकेंड में 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, लेकिन जब हम इंटेंसिटी को बढ़ा दिए तो नंबर ऑफ रेडिएशन बढ़ गया, मतलब एक ही सेकेंड में अब 15 या 20 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यानी कि रेट ऑफ फोटो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गया, जो है वो फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन ज़्यादा हो गया। तो हम ये कहेंगे कि रीजन जो है वो ट्रू है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन 4 को हम कहेंगे कि वो करेक्ट होगा, ए इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 बिलोंग्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर। इस प्रॉब्लम में हमें दिया हुआ है कि एक मेटेलिक शीट है जिसका
सरफेस चार्ज डेंसिटी 100 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर है। इसके पास में दो स्फेरिकल बॉल जिसका मास 10 ग्राम है और चार्ज दोनों का अपोजिट +2 -2 माइक्रोकूलम है। दोनों को एक रॉड से, मासलेस रॉड से अटैच किया जा रहा है जिसका लेंथ 20 सेंटीमीटर है और इनका ओरिएंटेशन ऐसा है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के 30 डिग्री पे ओरिएंटेड है। क्योंकि ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सराउंडिंग में बाहर की तरफ निकलता हुआ हमें मिलेगा। ठीक है, तो ऐसी फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ये 30 डिग्री के ओरिएंटेशन पे है। तो आपको बताना है कि इसका जो कॉम्बिनेशन है वो कितना टॉर्क को एक्सपीरियंस कर रहा है। तो बेसिकली हमें ये यहाँ पे क्लिक करने आना चाहिए कि ये बेसिकली वो स्फेरिकल बॉल बोल रखे हैं, लेकिन है तो ये डाइपोल। क्यों? क्योंकि डाइपोल का डेफिनेशन होता है कि टू अपोजिट पॉइंट चार्जेस आर सेपरेटेड एट सम डिस्टेंस, उसी को हम डाइपोल कहते हैं। तो दो पॉइंट चार्ज, क्योंकि स्फेरिकल बॉल को हम कंसंट्रेटेड एट सेंटर मानते हैं, तो दो पॉइंट चार्ज है जिसका चार्ज अपोजिट साइन है और इक्वल मैग्नीट्यूड है। यानी कि एक डाइपोल है जो 30 डिग्री पे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड से ओरिएंटेड है। ये एक इनफाइनाइट शीट है जिसके वजह से सराउंडिंग में इन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होता है वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, ये आपको याद रखना है। और ये ध्यान देना है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है इसके सराउंडिंग में डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है, वही यहाँ पे और यहीं पे हर जगह वही है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, यूनिफॉर्म है, तभी हम यहाँ पे टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। पीई साइन थीटा ये फॉर्मूला तभी अप्लीकेबल होता है जब डाइपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म में रखा रहे। तो ये पीई साइन थीटा में पी क्या होता है? डाइपोल मोमेंट जिसे हम कैलकुलेट करते हैं क्यू इंटू एल, और ये ई साइन थीटा पहले से था। तो ई की वैल्यू हम कितना लिखेंगे? ई की वैल्यू लिखेंगे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और साइन 30 डिग्री लिखेंगे क्योंकि दोनों के बीच में जो एंगल है वो 30 डिग्री है। जो डाइपोल का डायरेक्शन होता है वो माइनस से प्लस के साइन होता है, तो आप माइनस चार्ज और प्लस चार्ज इसको बोल सकते हैं। इसको माइनस, अगर इसको प्लस बोलते हैं तो ये डाइपोल का डायरेक्शन और ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन जो है 30 डिग्री पे है। तो हम एक एक वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। क्यू की वैल्यू कितना? किसी एक का मैग्नीट्यूड यानी कि 2 माइक्रोकूलम, 2 इंटू 10⁻⁻⁶। लेंथ कितना है? 20 सेंटीमीटर, तो हमें मीटर में रखना होगा, 20/100 मीटर। सिग्मा कितना है? 100 माइक्रोकूलम, यानी कि 100 इंटू 10⁻⁻⁶। क्वेश्चन के साथ डायग्राम दिया नहीं है, आपको ये समझ में आना चाहिए कि कैसे बनाना है हमें डायग्राम को। ठीक है, सिग्मा हो गया, अपन में 2 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दे रखा है, लेकिन याद भी रहना चाहिए 8.85 इंटू 10⁻⁻12 SI यूनिट में होता है। ठीक है, अब बचा क्या? अब बचा साइन थीटा जिसकी वैल्यू 1/2 लिखेंगे। अब सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, ये 0 से 0 कैंसिल आउट, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्या? 00, और ये यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि 10⁻⁻12 ऊपर भी और 10⁻⁻12 नीचे भी। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, तो सिंपली बचेगा 10/8.85। और ये टॉर्क हम कैलकुलेट कर रहे थे, सब चीज़ SI यूनिट में रखे थे, इसलिए न्यूटन मीटर में मिलेगा। इसको अगर आप डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू 1.12 न्यूटन मीटर मिलेगा, और ये आपको ऑप्शन 1 में दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 12 इज बेस्ड ऑन सिंपल पेंडुलम। इसमें हमें सिंपल पेंडुलम 2 दे रखा है। एक का लेंथ अगर L1 है उसके स्ट्रिंग का, तो वो किसी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट θ1 पे है। दूसरे का लेंथ अगर L2 है तो वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट θ2 पे है। दोनों लोगों के पास जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो अल्फा इज इक्वल टू α2 के बराबर है। आपको बताना है कि 4 दिए गए ऑप्शन में से कौन सा रिलेशन जो है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग सही है। तो अगर हम किसी जनरल पेंडुलम की बात करें, उसका लेंथ L है और ये मास M है, तो किसी रैंडम डिस्प्लेसमेंट में ऐसे ओरिएंटेशन होगा तो इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस को दिखाते हैं। एक तो नीचे लगेगा जिसे हम mg कहेंगे,
एक टेंशन फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग लगेगा, ये टेंशन फोर्स हो गया। अब हम mg के दो कंपोनेंट अगर तोड़ते हैं, एक कंपोनेंट इधर आएगा अलोंग द स्ट्रिंग और एक कंपोनेंट इधर आएगा उसके परपेंडिकुलर। अगर ये थीटा है तो इसको हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं जिसकी वैल्यू थीटा होगी। तो इधर mg कॉस थीटा, तो इधर कितना, इधर आएगा mg साइन थीटा। ठीक है, अगर ये mg साइन थीटा है तो इसी फोर्स के हेल्प से ये इधर आ रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो पेंडुलम का बॉब है, ये बॉब जो बेसिकली रोटेशन कर रहा है, और किसी बॉडी का रोटेशन तभी होता है जब टॉर्क लगता है। तो टॉर्क हम न्यूटन्स लॉ में क्या लिखते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ टॉर्क होता है टाउ इज इक्वल टू फोर्स इंटू आई इंटू अल्फा। ठीक है, और एक बेसिक से रूल से हमें टॉर्क लिखना क्या सिखाया जाता है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू आर परपेंडिकुलर। ठीक है, टॉर्क हमेशा किसी पॉइंट के अबाउट में जो है डिफाइन होता है, और वो पॉइंट क्या होता है, बेसिकली एक्सिस होना चाहिए वो जहाँ पे जिसके अबाउट में रोटेशन होता है। तो ये पूरा स्प्रिंग ऐसे रोटेट कर रहा है, तो किसके अबाउट में कर रहा है, इस पॉइंट के अबाउट पे कर रहा है, कहाँ, जहाँ पे ये अटैच्ड है। इस पॉइंट को अगर हम ओ कहते हैं तो टाउ अबाउट ओ क्या लिखेंगे, टाउ अबाउट ओ इज इक्वल टू फोर्स कितना लग रहा है, नेट फोर्स कितना लग रहा है, यानी कि mg साइन थीटा, mg साइन थीटा। इस फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इस पॉइंट के अबाउट में, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही है। ये जो हमारे पास कंपोनेंट था ये 90 डिग्री पे था, तो ये फोर्स परपेंडिकुलर हो गया, और ये उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो इनटू में एल लिखेंगे। तो ये टॉर्क बेसिक से रूल से आता है, वो हमने लिख लिया, और वही टॉर्क हम यहाँ पे बराबर कर सकते हैं आई इंटू अल्फा के, क्योंकि हर एक टॉर्क जो है आई इंटू अल्फा के बराबर लिख सकते हैं नेट टॉर्क की वैल्यू, क्योंकि इसके वजह से भी होगा, ये टॉर्क इसकी वजह से भी होगा। लेकिन ध्यान से देखिए ये कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो है वो उस एक्सिस को कट कर रहा है, इसलिए इसके वजह से टॉर्क जीरो हो जाएगा। तो नेट टॉर्क बस बचेगा यही, और ये अगर बचता है तो वो चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे mg साइन थीटा इंटू एल इज इक्वल टू, अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उस पॉइंट से इस एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से पार्टिकल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, एक ही पॉइंट मास पार्टिकल है तो उसका एम आर स्क्वायर होता है। तो आर क्या, वही डिस्टेंस जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, तो लिखेंगे एम एल स्क्वायर, और अल्फा जो है ऐसे एंगुलर एक्सेलरेशन को लिखे रहते हैं। यहाँ पे ये जो बेसिकली एसएचएम कर रहा है सिंपल पेंडुलम, ये थीटा की वैल्यू बहुत छोटा होता है। अगर बहुत छोटा होता है तो आपको ये पता रहना चाहिए कि साइन थीटा में अगर थीटा की वैल्यू बहुत कम होता है तो ओवरऑल क्वांटिटी को बहुत कम कहते हैं, और बहुत कम कहते हैं तो साइन थीटा को ऑलमोस्ट जो है थीटा के बराबर ही मानते हैं। तो इसका मतलब हम इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में ऐसे लिखेंगे एम जी थीटा एल इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर अल्फा, और कुछ इस पर सिंप्लीफाई हो जाएगा क्या, एम से एम कैंसिल आउट और एक लेंथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू हमें मिलेगा, अल्फा इज इक्वल टू जी थीटा और अपन में एल। ठीक है, अगर ये मिलता है तो इससे हम दो अलग अलग पेंडुलम का क्या लिखेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन लिखेंगे जो दोनों का बराबर है, अल्फा 1 और अल्फा 2। तो एक में मिलेगा जी थीटा 1 अपन में L1, दूसरे में मिलेगा जी थीटा 2 और अपन में L2। अब दोनों एक्सेलरेशन जो एंगुलर वाला है वो इक्वल है तो इसका मतलब ये जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा, और लिखेंगे हम थीटा 1 अपन में L1 इज इक्वल टू थीटा 2 अपन में L2। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो थीटा 1 इंटू L2 इज इक्वल टू थीटा 2 इंटू L1। तो ये हमारे पास इक्वेशन जो मिल के आ रहा है एक्सप्रेशन, ये आपको सेकेंड ऑप्शन में मिलेगा, यही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 बिलोंग्स टू KTG, दैट इज काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस चैप्टर। इस प्रॉब्लम में हमें जो है दे रखा है कि टेम्परेचर अगर 300 केल्विन यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस है, प्रेशर 180 है, तो इसको हम नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर ही कहते हैं या स्टैंडर्ड। यहाँ पे हमारे पास मीन फ्री पाथ दे रखा है इतना मीटर और एवरेज वेलोसिटी 600 मीटर पर सेकेंड। तो हमसे बोला गया है कि इस
चैम्बर में जो गैसेज ऑफ पार्टिकल के यहाँ पे ऐसा कंडीशन दिया हुआ है, वो नंबर ऑफ कोलिजन हर सेकेंड कितना कर रहा है ये कैलकुलेट करना है। तो एक मीन फ्री पाथ का पहले हमें पता रहना चाहिए कि होता क्या है। जब भी पार्टिकल जो है एक जगह से दूसरे जगह चलता है तो उनके बीच में कोलिजन हो जाता है। तो जब कोलिजन हो जाता है तो उनका एक्चुअल हम डिस्टेंस मेजर करना हमारे लिए काफ़ी जो है कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो हम डिफाइन करते हैं इस चैप्टर में मीन फ्री पाथ, ठीक है। और भी कई जगह मिलता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन का भी मिलता है, ठीक है। तो ये मीन फ्री पाथ जो है इसका डेफिनेशन ऐसे बनाया गया कि ये नंबर ऑफ कोलिजन करते रहते हैं। तो हम ऊपर न्यूमरेटर में टोटल डिस्टेंस और अपन में नंबर ऑफ कोलिजन लिखते हैं, ठीक है। ये बहुत बेसिक सा फॉर्मूला। और मीन फ्री पाथ का एक और फॉर्मूला होता है जो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा, वो इजी नहीं होता, हालांकि यहाँ पे काम भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये मीन फ्री पाथ के लिए ये फॉर्मूला निकल के आता है तो टोटल डिस्टेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम और अपन में नंबर ऑफ कोलिजन एन, ठीक है। ये किसके बराबर है? ये मीन फ्री पाथ के बराबर है। तो अगर हम ये कहें कि मीन फ्री पाथ को इधर लेके आइए और एन को उधर ले जाइए, तो वी एवरेज इनटू नहीं, अपन में लैम्डा इज इक्वल टू एन उधर चला जाएगा और अपन में टी नीचे आ जाएगा। अब इसको ध्यान से देखिए, ये नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम है, जैसे हम बोल सकते हैं पर सेकेंड। तो नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड यही हमसे पूछा गया है, और ये दोनों हमें पता है कि एवरेज वेलोसिटी और मीन फ्री पाथ दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए तो कितना 600 मीटर पर सेकेंड और अपन में 3 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। तो ओवरऑल हमारे पास आएगा क्या, ये 200, तो 200 इंटू 10⁻⁻7 और नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड, यानी कि ये नंबर हो गया पर सेकेंड होगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करिए तो लिखेंगे, सॉरी ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो लिखेंगे 2 इंटू 10⁹ कोलिजन पर सेकेंड। ये आपको ऑप्शन 2 में दिख जाएगा, वही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 बिलोंग्स टू लॉज ऑफ मोशन चैप्टर। इस प्रॉब्लम में हमें दिया हुआ है कि एक ब्लॉक है जो मास जिसके पास m है और वो दो लाइट स्ट्रिंग से सस्पेंडेड है थ्रू द सीलिंग। तो अगर हम दो स्ट्रिंग बनाते हैं तो ऐसे शेप में बनेगा जिसमें दोनों में टेंशन T1 और T2 हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो हमें बताना है कि ये θ1 और θ2 की वैल्यू जो है और प्लस में ये T2 का जो वैल्यू होगा वो किस ऑप्शन में करेक्ट फिट बैठ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहली बात आपको ये डाउट होना चाहिए कि ये θ1 और θ2 हम इसी को क्यों बोल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल से केवल मेंशन है तो इसको क्यों नहीं बोल रहे और इसको क्यों नहीं बोल रहे। अगर किसी एक सेंस को फॉलो कर रहे हैं, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसे अगर फॉलो कर रहे हैं तो इसको θ2 ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात, ऐसे आपको बहुत सारे प्रॉब्लम जो है पहले से कराए रहते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि जब ये ब्लॉक ऐसे अगर हम दो स्प्रिंग से अटैच कर रहे हैं तो प्रैक्टिकली इसी शेप में हमें दिखाई देगा, और इसी शेप में अगर दिखाई दे रहा है तो θ1 और θ2 को अगर आप ध्यान से देखें ऑप्शन में तो किसी में भी 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं दिया हुआ है। तो इसका मतलब अगर इसको बोल दिए θ1 θ2 तो ये गलत हो जाएगा। θ1 θ2 हम इसे को बोलेंगे, जनरली किसी भी प्रॉब्लम में यही होता है, ठीक है। तो हमें ये θ1 θ2 और टेंशन T2 का कॉम्बिनेशन जो है करेक्ट ऑप्शन पिक करना है। तो कैसे करेंगे समझिए। सबसे पहले जो लगने वाले फोर्स है जब वो दिखा देते हैं, नीचे mg लग रहा है, इधर टेंशन फोर्स T1 इधर T2। अब ये इक्विलिब्रियम में है तो हम कंपोनेंट तोड़ेंगे। इस टेंशन फोर्स का एक कंपोनेंट ऊपर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा, तो उसके लिए हमें थीटा चाहिए होता है। तो हमेशा जब भी जेड बनता है ऐसे जेड बनेगा तो ये थीटा सेम होता है, जब आपको मैथमेटिक्स में ये बताया जाता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अगर ये θ1 है तो इसको हम θ1 बोलेंगे। अगर ये θ1 क्यों, क्योंकि ऐसे जेड बन रहा है, ठीक है। तो ये θ1 हो गया, एक कंपोनेंट इधर आएगा T1 का, ये θ1 है तो T1 साइन θ1 इधर आएगा, और इधर आएगा कितना T2 साइन T1 कॉस θ1, T1 कॉस θ1। अब इसका अगर हम दूसरा कंपोनेंट तोड़ते हैं तो एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा, तो अगेन हमें थीटा चाहिए, तो ये जेड बन रहा इस तरीके से, तो ये रहा θ2।
2, ठीक है। अगर थीटा 2 है तो इधर लिखेंगे कितना T2 cos थीटा 2, और इधर लिखेंगे कितना T2 sin थीटा 2। अब हमें पता है कि अगर ये इक्विलिब्रियम है तो वन साइड की फोर्स जो है अपोजिट साइड के बराबर होता है, तो ये फोर्स इसके बराबर होगा और ऊपर सारे फोर्सेज नीचे एनजी के बराबर होगा, ठीक है। इनसे इनसे हमें कोई हेल्प नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप इक्वेशन बना करके वैल्यू को एलिमिनेट करके कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है। जैसा हमें रिलेशन दिया हुआ T1 और T2 के बीच में, तो हम इस इक्वेशन को अगर इस्तेमाल करते हैं तो ध्यान से देखिए, लिखेंगे कितना T1 sin थीटा 1 T1 sin थीटा 1 प्लस T2 sin थीटा 2 मस्ट भी इक्वल होना चाहिए अपोजिट साइड ऑफ फोर्स यानी कि mg। T1 की वैल्यू हमें √3 T2 दे रखा है, √3 T2। अब ये T2 को हम कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2, और ये हमारे पास T2 टेंसल फोर्स इज इक्वल टू mg लिखेंगे। यहाँ से हम T2 को क्या करते हैं, ऐसे इक्वल टू लिखेंगे mg बाई √3 sin थीटा 1 प्लस में sin थीटा 2। तो अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करने के पीछे चले जाएंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। आप इतना इजीली नहीं कैलकुलेट कर सकते। ध्यान से देखिए, ये T2 है, ये आपको सारे ऑप्शन में बताना है कि कितना होगा। तो 1 बाई 1 सारे ऑप्शन के थीटा को पुट करके चेक कर लीजिए। तो अगर आप पुट करके चेक करेंगे तो थीटा 1 की वैल्यू जो आपको ऑप्शन 3 में दिखेगा, थीटा 1 इज इक्वल टू 30 डिग्री और थीटा 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री। पुट करके देख लीजिए, यहाँ पे 1/2 आएगा और यहाँ पे सॉरी मेरे ख्याल से ये 60 है और ये 30 है, ठीक है। अगर ये 60 डिग्री है तो यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू √3/2 होता है, तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लिखेंगे कितना mg, और अपन में ये √3/2 √3 इनसे मल्टीप्लाई हुआ तो 3/2 हो जाएगा, प्लस में साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 हो जाएगा। इसे हम 4/2 लिखेंगे और इसे हम 2 लिखेंगे, यानी कि mg/2 सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि टेंशन T2 की वैल्यू mg/2 कब आ रहा है, जब थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू इतने पे है। बाकी किसी ऑप्शन के थीटा को वैल्यू अगर पुट करते हैं तो T2 की वैल्यू मैच नहीं करेगी, आपको ऑप्शन 3 भी करेक्ट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 15 बिलोंग्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर। इस प्रॉब्लम में हमें दिया हुआ है कि दो इनफाइनाइट शीट है जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों का आइडेंटिकल है, सिग्मा ही, क्योंकि आइडेंटिकल शीट है यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे एक स्फेरिकल कंडक्टर भी दे रखा है और A B C D ये एक एक्सिस बना रखा है, इस एक्सिस पे 4 पॉइंट है। यहीं पे हमें कंपेयर करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो किस ऑप्शन में सही रिलेशन फिट बैठता है। तो इसके लिए हमें दो बेसिक सा इंफॉर्मेशन पता रहना चाहिए, क्या कि एक इनफाइनाइट शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है σ/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इस फॉर्मूले को आपको ये याद रखना है क्या, ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, यानी कि अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करें, यहाँ करें, डजेंट मैटर, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा, यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज है तो राइट डायरेक्शन में, यानी कि बाहर की तरफ निकलता हुआ, अगर निगेटिव चार्ज है तो अंदर की तरफ डायरेक्टेड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो हमें जो है कंपेयर करना है ए बी और सी डी पॉइंट पे, ए बी यहाँ पे और सी डी वहाँ पे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ए और बी पे। एक इसके वजह से यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड σ/2 एप्सिलॉन नॉट E1 बोल लेते हैं, ठीक है, σ/2 एप्सिलॉन नॉट। और इसकी वजह से इधर आएगा और वो भी मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा, इसलिए E1 हम बोल रहे हैं। और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों लोग, क्योंकि इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, σ/2 एप्सिलॉन नॉट होगा हर एक पॉइंट पे, ठीक है। तो कैंसिल आउट हो गया, लेकिन तीसरा बचा ये है। अगर ये बचा तो एक स्फेयर को हम बाहर के पॉइंट के लिए अकॉर्डिंग टू शेल थ्योरम हम उसको पॉइंट चार्ज की तरह कंसंट्रेटेड मानते हैं,
उसके सेंटर पे सारा का सारा चार्ज कंसंट्रेटेड होगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज बोलेंगे, और पॉइंट चार्ज का जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू के क्यू अपन आर स्क्वायर होता है। डिस्टेंस जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ उतना ही कम। तो यहाँ से अगर देखिए तो ए का नज़दीक है पॉइंट और बी का ज़्यादा, यानी कि ई ए ज़्यादा होगा, ई ए इज ग्रेटर देन ई बी हमें मिल रहा है। ठीक है, अगर ऐसा रिलेशन मिलता है तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि पहला ऑप्शन गलत, तीसरा ऑप्शन गलत, बचा जो है फोर्थ और सेकंड। तो इसमें दोनों में सही दिया हुआ। अब सी और डी पे चेक करते हैं। सी और डी पे अगर हम बात करें, इसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 अगेन वही E1 ही बोल सकते हैं, इधर होगा। ठीक है, और इसकी वजह से इधर जो है अगेन एक बार और मिलेगा, तो प्लस का हम E1 ही बोल देते हैं। अब यहाँ डी पे देखें ध्यान से, तो इसके वजह से भी राइट में और इसके वजह से भी राइट में, यानी कि दो बार वही सेम चीज़ E1 प्लस E1 ही मिलेगा। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि इसके वजह से, तो इसके वजह से ये पॉइंट चार्ज हो गया डी को एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसी पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फिर से डिस्टेंस जिसका ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे कम। तो किसका इलेक्ट्रिक डिस्टेंस कम है? डी का कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डी का ज़्यादा होना चाहिए। ई एट डी मस्ट बी ग्रेटर देन ई एट सी। तो हम कौन सा ऑप्शन को टिक करेंगे? फोर्थ वाले में इक्वल दे रखा है इसलिए गलत हो गया। सेकंड को प्रेफर करेंगे, नॉट इक्वल दिया हुआ है, तो इसलिए हमारा ये सेकंड ऑप्शन सही है। Question number 16 belongs to sound wave chapter, but basically it is based on degree of freedom topic। हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि तीन अलग अलग गैसेज के मीडियम है जो आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रहे हैं, हीलियम का, मीथेन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो बताना है कि साउंड का जो स्पीड होगा वो तीनों मीडियम में कितना होगा, उसी का रेशियो आपको ऐसे बताना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए कि किसी भी मीडियम में जब साउंड ट्रैवल करता है तो उसका वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए गामा पी बाई रो बोलते हैं। पी प्रेशर होता है, रो जो है वो डेंसिटी होता है मीडियम का, और ये गामा को हम पॉइजन्स रेशियो कहते हैं, जो काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस चैप्टर में पढ़ाया जाता है, जिसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं Cp बाई Cv। ठीक है, इसको हम स्पेसिफिक हीट कॉन्स्टेंट कहते हैं, जो हम कांस्टेंट प्रेशर पे अप्लाई करते हैं, और ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ठीक है, अब इनका भी फॉर्मूला होता है Cp और Cv का। तो Cp इज इक्वल टू Fr/2 प्लस R होता है, और Cv इज इक्वल टू Fr/2 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में हमें बताया जाता है। तो हमें ये रेशियो कैलकुलेट करना, तो एक कंडीशन दे रखा है क्या, जो P बाई रो रेशियो है वो तीनों मीडियम का कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब जो वेलोसिटी हो गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? अंडर रूट गामा पे, मतलब कि केवल पॉइजन्स रेशियो पे। पॉइजन्स रेशियो का फॉर्मूला होता है Cp बाई Cv। Cp इज इक्वल टू इतना, Cv इज इक्वल टू इतना। अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो इसको सिंप्लीफाई करिए, ध्यान से देखिए, ऊपर से R कॉमन, नीचे से R कॉमन, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 2 इधर आएगा तो F+2 लिखेंगे, F+2, और अपन भी 2 आएगा, और नीचे भी अपन में 2 है, यानी कि बचा क्या, केवल F। तो ओवरऑल Cp बाई Cv इज इक्वल टू इतना, यानी कि गामा इज इक्वल टू इतना। अगर गामा इज इक्वल टू इतना तो वेलोसिटी इज इक्वल टू इतना। तो हमें जो है, हम सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं कि V इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट में F+2/F। ठीक है, अब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें पता रहना चाहिए, याद भी रहता है कि कौन से गैस का किस कंडीशन पे कितना होता है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है डिग्री ऑफ फ्रीडम में, तो वीडियो आप जो है देख सकते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमने बना रखा, आपको आई बटन पे दिख जाएगा। यहाँ पे अगर हम एक एक का डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखें, हीलियम गैस कैसा है, एक मोनो एटॉमिक गैस है, तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3। CH4 एक ऐसा गैस है जो आपको पॉली एटॉमिक बोलते हैं, और ये जो है इनके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होता है, और ये एक ट्राई एटॉमिक है जरूर, और ये ट्राई एटॉमिक है लेकिन लीनियर इनका स्ट्रक्चर होता है, केमिस्ट्री में बताया जाता है, तो इनका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है। क्यों होता है वो आप समझ सकते हैं, वीडियो में हमने बहुत अच्छे से ट्रिक भी बताया कि कैसे याद रखते हैं। जब हम ये इतना जो है पा गए हैं, तो अब यहाँ एक एक करके पुट करेंगे।
तो अगर हम एच ई के लिए वी एच ई की बात करते हैं तो अंडर रूट में कितना 3+2 और अपन में 3 तो 5/3 लिखेंगे। वी सी एच 4 लिखेंगे इज इक्वल टू अंडर रूट में 6 है तो 6+2 8 और 8/6 जिसे हम लिखेंगे 4/3 4/3। अगर हम वी सी ओ टू की बात करें वी सी ओ टू इज इक्वल टू अंडर रूट में 5 5+2 7 लिखेंगे 5+2 7 अपन 5 तो 7 और अपन में 5। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इसमें कोई सिंप्लीफाई नहीं होगा, सीधे हमें यही रेशियो बताना था ऐसे ऐसे ऐसे। तो तीनों लोगों को डिवाइड करके अगर ऑप्शन में मैच करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, जो है ये ऑप्शन 2 में मिलेगा, यही रेशियो वही सही है। Question number 17 belongs to surface tension chapter that is based on meniscus formation। इस चैप्टर में हमें बताया जाता है कि अगर कैपिलरी ट्यूब में हम अगर किसी लिक्विड को भरते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ लिक्विड एंड टाइप ऑफ कैपिलरी जो इनके बीच में अधेसिव फोर्स होता है उसी की वजह से ये जो सरफेस का फॉर्मेशन होता है वो सीधा सीधा हमें जैसा ऑब्जर्वेशन होता है ग्लास में पानी भरते हुए वैसा फ्लैट नहीं दिखाई देता। जब हम केमिस्ट्री के लैब में देखते हैं तो वहाँ पे बेसिकली ये सरफेस या तो कॉनकेव या तो कॉन्वेक्स ऐसा दिखाई देता है। तो हम ऊपर से देखते हैं इस समय जो हमें सरफेस दिखाई दे रहा है उसको हम कॉन्वेक्स सरफेस कहते हैं। अगर ये नीचे की तरफ ऐसे बना रहेगा तो उसको हम कॉनकेव कहेंगे और अगर सीधा रहेगा तो उसको हम फ्लैट सरफेस कहेंगे। तो 3 केस बनते हैं। अगर हम ये टेंजेंट बनाते हैं इस सरफेस से तो इस समय कॉन्वेक्स के लिए जो टेंजेंट है वो ऐसा, तो थीटा हमेशा इस ट्यूब की सरफेस से कंसीडर करते हैं तो इस समय थीटा हमें 90 डिग्री दिखाई दे रहा है और ये थीटा 90 डिग्री होता है किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए है, कॉन्वेक्स के लिए। और कॉनकेव अगर होगा तो थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री मिलेगा और अगर फ्लैट सरफेस हुआ तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री दिखेगा। अब इन्हीं के बिहाफ पे हमें ये के की वैल्यू दे रखा है, यही ट्यूब आपको 2 बार कंसीडर करना है, ठीक है। और वहाँ पे टेंजेंट बनाना है, के की वैल्यू आपको पॉजिटिव नेगेटिव 0 से वेरी करा रहा है तो बताना है कि कौन सा पॉसिबल जो है ऑप्शन होगा। तो पहला पढ़ते हैं, के इज नेगेटिव देन लिक्विड ए एंड लिक्विड बी हैव कॉन्वेक्स मिनिस्कस। यानी कि अगर ए और बी दोनों लोग कॉन्वेक्स मिनिस्कस है तो क्या के की वैल्यू नेगेटिव आएगी। अगर दोनों लोग कॉन्वेक्स है तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा, मतलब ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, इसलिए ये ओवरऑल पॉजिटिव आएगा, इसलिए पहला वाला गलत हो जाएगा। दूसरा पढ़ते हैं, के इज जीरो देन लिक्विड ए हैज कॉन्वेक्स मिनिस्कस एंड लिक्विड बी हैज कॉनकेव मिनिस्कस। इसका मतलब ये दूसरा है, इसमें एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स होगा तो जीरो कैसे आएगा। जीरो तो तब आएगा कि एक फ्लैट हो, तो अगर ये फ्लैट होगा तभी तो आएगा, तो ऊपर वाला जीरो आएगा, नीचे पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी आए तब जीरो आएगा। तो जीरो तो के की वैल्यू ऐसे इस कंडीशन में तो नहीं आएगा कि जब कॉनकेव और कॉन्वेक्स एक किसी को फ्लैट होना पड़ेगा, इसलिए दूसरा भी गलत है। तीसरा देखते हैं, के इज निगेटिव देन लिक्विड ए हैज कॉनकेव मिनिस्कस एंड लिक्विड बी हैज कॉन्वेक्स मिनिस्कस। यानी कि इसमें जो है एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स है, तो ए जो है कॉनकेव की बात कर रहा है यानी कि ए वाला पॉजिटिव है, तो थीटा ऊपर हमें पॉजिटिव और नीचे हमें निगेटिव मिल रहा है और ये निगेटिव आ जाएगा, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये तीसरा ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, अगर चौथे की बात करें तो के इज निगेटिव देन लिक्विड ए एंड लिक्विड बी हैज कॉनकेव मिनिस्कस। फिर से वही कि दोनों सेम हो गए, अगर दोनों सेम हो गए दोनों 90 से कम मतलब दोनों पॉजिटिव, तो के वैल्यू पॉजिटिव होगा, इसलिए ये गलत है। ठीक है, हमें जो है इस फॉर्म इसे कैपिलरी ट्यूब में हमें 2 फॉर्मूला मिलता है, जो कैपिलरी राइज होता है एक, और एक मिनिस्कस कॉन्टैक्ट एंगल कैलकुलेट करने का। हालांकि उसका कोई काम नहीं है, यहाँ पे जनरल सा ऑब्जर्वेशन है, आपको बहुत बेसिक सी बातें पता रहना चाहिए कि थीटा किसे कहते हैं, और एक एक ऑप्शन को वेरी करा के हम रेंडमली ऐसे चेक करेंगे। इसमें ऑप्शन 3 करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 बिलोंग्स टू रे ऑप्टिक्स चैप्टर। इस प्रॉब्लम में हमें दिया हुआ है कि एक स्फेरिकल मिरर
मेंशन नहीं है कि कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। एक स्फेरिकल मिरर के सामने 40 सेंटीमीटर अवे एक ऑब्जेक्ट को रखा जा रहा है और उसके हिसाब से जो मैग्नीफिकेशन मिल रहा है हमें 1/2 मिल रहा है। तो उसी मिरर से हमें मैग्नीफिकेशन 1/3 पाने के लिए ऑब्जेक्ट को कितना जो है डिस्प्लेस करना पड़ेगा। तो इसमें आपको ये बता दें कि रिमेंबर करना क्या कि जो फॉर्मूला होता है मैग्नीफिकेशन इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर वो माइनस का v/u और hi/h0 होता है। हालांकि इनका कोई काम नहीं है, हमें इसी को रिफर करना है इस प्रॉब्लम में, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे सबसे पहले हम इससे एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। वो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बेसिकली ट्रिक की तरह होता है, लेकिन ट्रिक नहीं, ये आपको रिमेंबर करना ही होता है कि अगर आप ऐसा अप्रोच नहीं रखेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में फंस जाएंगे और आपका टाइम यहाँ पे ज़्यादा वेस्ट होगा। तो जो शॉर्टकट हमें बताया जाता है उसको यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। क्या है समझिए, ये मैग्नीफिकेशन आपको ऐसा दिखाई दे रहा है पॉजिटिव है, और पॉजिटिव होने का मतलब ये हमें पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है तो रियल ऑब्जेक्ट हमेशा निगेटिव होता है, तो नीचे निगेटिव है, ठीक है, और पहले से माइनस है, पहले से माइनस है, और यहाँ पे ऊपर ऊपर जो है ध्यान से देखिए ये दोनों लोग कैंसिल आउट होके पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब पक्का है कि ऊपर क्या होना चाहिए पॉजिटिव, क्योंकि ओवरऑल मैग्नीफिकेशन हमें क्या लाना है पॉजिटिव लाना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट निगेटिव और इमेज पॉजिटिव, ऐसा कब पॉसिबल है जब ये दोनों लोग अपोजिट साइड में हो। एक इमेज जो है, इमेज और ऑब्जेक्ट का जो लोकेशन होगा वो अपोजिट साइड होगा। समझ लीजिए ये हमारा मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो अगर ऑब्जेक्ट इधर रखें तो इमेज भी इधर होना चाहिए, इसी के साइड नहीं होना चाहिए। दोनों लोग एक साइड होंगे तो सेम साइन होने की वजह से निगेटिव निगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव होके कैंसिल आउट हो जाएंगे, मैग्नीफिकेशन निगेटिव आ जाएगा, जबकि मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव लाना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमें पता चल जा रहा है कि दोनों लोग अपोजिट साइड है। अब अपोजिट साइड है, फिर हमें यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन मिला है, क्या कि ये अगर अपोजिट साइड है तो पक्का है कि अब रियल ऑब्जेक्ट है तो वर्चुअल इमेज होगा, ठीक है। वर्चुअल इमेज हमेशा दूसरे साइड ही बनता है, तो वर्चुअल इमेज इधर आ गया। अब ध्यान से देखिए इन दोनों में केवल मैग्नीट्यूड की बात करिए, मैग्नीट्यूड की वैल्यू है 1/2, 1/2 की वैल्यू कितना 0.5, मतलब लेस देन 1 है कि नहीं है, लेस देन 1 है। अब ये लेस देन 1 कब आता है, जब ये ब्रैकेट वाला क्वांटिटी v/u, मतलब कि u ज़्यादा हो और v कम हो, u ज़्यादा हो और v कम हो, यानी कि इसमें जो है हाइट वाला, अगर इसको कंसीडर करिए, इसको ध्यान से, वैसे हमें पता रहना चाहिए जो दूर होता है वो बड़ा होता है, जो नज़दीक होता है वो छोटा होता है। यहाँ पे देख लीजिए अगर h/h0 है यानी कि ये वैल्यू लेस देन 1, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, लेस देन 1 का मतलब ये है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ज़्यादा है और हाइट ऑफ इमेज कम है। तो इसका मतलब ये है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें ज़्यादा बनाना होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बेसिकली ज़्यादा है और हाइट ऑफ इमेज वो कम है। तो ये कब होता है, वर्चुअल इमेज अगर ये कॉनकेव मिरर हो तो कॉनकेव मिरर में एक ही बार वर्चुअल बनता है, कब, जब फोकस और पोल के बीच में हो, तो उसमें भी जो इमेज का साइज होता है वो बड़ा बनता है, ठीक है। इसका मतलब ये इम्प्लाई करता है कि ये मिरर किस टाइप का है, ये मिरर है कॉन्वेक्स मिरर है। उसी में पॉसिबल है कि ऑब्जेक्ट बड़ा हो और वर्चुअल इमेज होके स्मॉलर साइज का हो, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चल गया कि ये मिरर जो है मिरर स्फेरिकल है, स्फेरिकल। हालांकि इसको हम आइडेंटिफाई किए बिना भी हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करके हम आंसर ऑब्टेन कर सकते हैं, इनका कोई काम नहीं है। हमने बस आपको बताया कि ऐसे जो है एनालिसिस करते हैं, कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन से जो है हमें कुछ ना कुछ मिलता है डेटा और वो कहीं ना कहीं काम आ जाता है, ठीक है। अब समझिए हमें अगर सॉल्व करना है कि बताना है कि नया मैग्नीफिकेशन कितना 1/3 लाना, तो U2 को मतलब कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होना चाहिए। सबसे पहले जो है हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि इनका इस मिरर का फोकल लेंथ कितना होगा। वो कैलकुलेट करने के लिए कहाँ पे जाएंगे, हम इसके हेल्प से v कैलकुलेट करेंगे। तो समझिए इस फॉर्मूले में यूज करेंगे क्या, मैग्नीफिकेशन 1/2 इज इक्वल टू माइनस का ये फॉर्मूला, इसमें v हमें कैलकुलेट करना है और u हमें पता है कितना 40 सेंटीमीटर। लेकिन ये ऑब्जेक्ट हमेशा जो है रियल हम कंसीडर करके
निगेटिव पुट करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। अब ये v की वैल्यू कितनी आएगी, v इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है, 20 सेंटीमीटर। अब इसका हम फोकल लेंथ कैलकुलेट करेंगे, वो कैसे, हमें ये फॉर्मूला पता रहना चाहिए, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है, ठीक है। लेकिन उस यहाँ से 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये किसके लिए, मिरर के लिए होता है, अगर लेंस होगा तो निगेटिव हो जाता है। अब इसमें हम f कैलकुलेट कर सकते हैं, तो 1/v कितना, 1/20 प्लस का ही प्लस में 1/u कितना, u की वैल्यू माइनस का 40। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 1/40 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें मिल जाए f इज इक्वल टू प्लस का 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, कॉन्वेक्स लेंस का, कॉन्वेक्स मिरर का ही फोकल लेंथ पॉजिटिव आता है और आया, और ये जो है 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर है। अब हम ये कह रहे हैं कि इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला हमें जो मिल रहा है, हमें कैलकुलेट क्या करना है, मैग्नीफिकेशन कितना है, 1/3 है जब, तो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू माइनस का v/u। तो नया वाला हमें पता है, नया वाला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना होगा, तो ये v भी कैलकुलेट करना होगा। तो उससे अच्छा ये है कि एलिमिनेशन करें, कैसे समझिए, एक तो m इज इक्वल टू ये होता है, और एक आपको क्या याद रखना है, एक v इज इक्वल टू उफ अपन उफ, u माइनस ऑफ, ये कुछ और नहीं है, ये बेसिकली यही फॉर्मूला है। आप इधर उधर मैनिपुलेट करके इधर इमेज डिस्टेंस से कैलकुलेट करने का बहुत सही तरीका होता है, ठीक है, कि u पुट करिए, f पुट करिए, आप इसमें पुट करिए साइन कन्वेंशन के साथ, तो v मिल जाएगा। इसमें इधर उधर करके रेसिप्रोकल करना होता है, इसलिए थोड़ा टाइम वेस्ट होता है। सीधे सीधे याद रखेंगे, v इज इक्वल टू उफ अपन उफ। अगर मिरर में ये पॉजिटिव होता तो मिरर के फॉर्मूले में यहाँ निगेटिव, अगर लेंस में यहाँ निगेटिव होता तो लेंस के केस में यहाँ पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए कि हम u को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, समझिए, v इज इक्वल टू माइनस का एम यू लिख सकते हैं कि नहीं, v इज इक्वल टू माइनस का एम यू लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये v की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, अगर v की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो माइनस एम यू इज इक्वल टू यू एफ अपन यू माइनस एफ। अब यहाँ u से u कैंसिल आउट हो जाएगा, u से u कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस अगर हम इसको दें तो मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल टू f अपन f माइनस यू ऐसे, ठीक है। बहुत लोगों को ये डायरेक्टली भी याद रहता है, लेकिन इतना ज़्यादा फॉर्मूला होता है सही टाइम पे क्लिक नहीं करता, या फिर कहीं लेंस वाला करके हम गलत भी कर देते हैं, ठीक है। तो एफ m इज इक्वल टू f बाई एफ माइनस यू, इसमें हम फोकल लेंथ ऑफ मिरर पुट करेंगे और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना, नया मैग्नीफिकेशन हमें दे रखा है, ठीक है। तो समझिए, अगर हम मैग्नीफिकेशन पुट करते हैं कितना, 1/3 इज इक्वल टू फोकल लेंथ कितना 40 और अपन में फोकल लेंथ 40 और माइनस में u, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 40 माइनस u इज इक्वल टू 120, u को इधर और 120 को इधर, 40 माइनस 120 इज इक्वल टू u इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का 80 सेंटीमीटर, मतलब कि u इज इक्वल टू माइनस का 80 सेंटीमीटर। ये u हमेशा निगेटिव ही आता और आया भी, ठीक है, नहीं आता तो आप कहीं ना कहीं गलती किए थे, निगेटिव आ गया और 80 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि इमेज को, सॉरी ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे, अब ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ रखना होगा, 80 सेंटीमीटर अवे रखना होगा। अगर 80 सेंटीमीटर अवे हो गया तो इसका मतलब पहले वाले पोजीशन से हमने किधर लेके गया, पहले था 40 सेंटीमीटर पे, पहले ये 40 सेंटीमीटर पे था, अब कितने पे है 40 सेंटीमीटर और ज़्यादा इधर डिस्प्लेस करना पड़ा तब जाके, और 40 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर है, ठीक है। इसलिए इसके हिसाब से हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो 2 है, कितना 40 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 बिलोंग्स टू सेमीकंडक्टर चैप्टर दैट इज बेस्ड ऑन लॉजिक गेट। इसमें अगर आप ऑर्डिनरी मेथड को अप्रोच करते हैं तो वो वेस्ट ऑफ टाइम होगा और बहुत कम चांस है कि आप आंसर तक पहुंच सके, कंक्लूजन निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
ये इतना क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा अगर आप ऑर्डिनरी मेथड को अप्रोच करते हैं। तो आपको हमेशा स्मार्ट अप्रोच करना है ताकि आप टाइम को बचा सकें। ठीक है, तो समझिए कैसे हमारा अप्रोच होगा। सबसे पहले ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश करिए। तो ध्यान से देखिए, सी जो है वो 3 ऑप्शन में दिख रहा है, तो केवल एक ऑप्शन में नहीं है। तो पहले सी को चेक कर लीजिए। ये जो दिया हुआ है कि इतने गेट को आपको इस्तेमाल करके लॉजिक गेट बनाना और उसका आउटपुट ऐसे दिखना चाहिए। तो इसमें ए बी सी 3 कॉम्बिनेशन में से किसका किसका पॉसिबल है। तो सबसे पहले सी का चेक कर लीजिए। अगर ये पॉसिबल नहीं होगा तो इसका मतलब 3 ऑप्शन तो आप खत्म हो गए, तो डी ऑप्शन टिक कर सकते हैं। तो पहले सी को चेक कर लीजिए। आपके पास एक जो है 3 इनपुट वाला और गेट है और 3 जो है नॉट गेट है और एक एंड गेट है। इसको इस्तेमाल करना है। तो देखिए, अगर हम इसको एक बना दिए तो ए बी सी अलग है। ये हमें ऑप्शन दे रखा है कि इतना जो है आपके पास गेट है इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन हम इसको जो यहाँ पे है ये इनपुट है। तो अगर हम इसको ए बी और सी बोलते हैं, ठीक है, तो आउटपुट में क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी आएगा। अब 3 आपके पास ये नॉट गेट है, तो 3 कहीं ना कहीं आप इस्तेमाल करेंगे तो वो बार लगाने का काम आएगा। जबकि यहाँ पे आपको एक ही प्लस दिखाई दे रहा है और ये एंड गेट आपको ये एक एंड गेट इस्तेमाल करना है। तो वो एंड गेट कहाँ लगाएंगे ताकि आपको ये एक प्लस गायब करके दे। तो आपके पास एक प्लस बचा ही रहे, मतलब 2 प्लस दिखाई दे रहा है जो, वो आपको कहीं बनाने के लिए ये एक एंड गेट काम आएगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए आप बोल सकते हैं कि ऑप्शन सी जो है वो लगभग पॉसिबल नहीं है। ये जो सी का कॉम्बिनेशन है वो पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब सी के हेल्प से हम नहीं बना सकते, और नहीं बना सकते तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी जिसमें नहीं मिले वो टिक कर दीजिए। ऐसा ऑप्शन एक ही दिख रहा है, फोर्थ वाला, और इसलिए जो है हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, ए और बी ओनली। ठीक है, अब कैसे ए और बी को बना सकते हैं, वो भी हिट एंड ट्रायल से। बैठ के हम लॉजिक नहीं बनाएंगे, टेबल वहाँ पे सर्किट नहीं बनाएंगे। यहाँ देखिए कॉम्बिनेशन ध्यान से, एक हमें 3 इनपुट वाला एंड गेट है हमें इस्तेमाल करना है। तो 3 लोगों का यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई जब हो रहा है तो एक नॉट 3 नॉट गेट है, एक आप बी वाले को चिपका दीजिए। यहाँ पे ए है, बी है और सी है। एक अगर बी वाले को चिपका देते हैं तो ये आपको नॉट गेट मिल जाएगा। ठीक है, अब हो गया, आप 2 इस्तेमाल कर लिए, आपके पास ये 2 लोग बचे हैं। एक एंड गेट इस्तेमाल करिए और एक एंड गेट इस्तेमाल कर रहे हैं जो ए और सी को मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, और उन दोनों इनपुट पे आप ये यहाँ का बचा हुआ 2 नॉट गेट यहाँ और यहाँ चिपका दीजिए। तो इसका मतलब ये दोनों लोग नॉट गेट से निकल के आएंगे। ठीक है, अब इन दोनों लोगों का जो आउटपुट आ रहा है उस आउटपुट में एक और गेट लगा दीजिए, तो दोनों लोगों को ऐड करके दिखा देगा। समझ आया? बैठ के टेबल बनाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा। अब हम इसको यहाँ पे देखेंगे, ये कॉम्बिनेशन है। एक हम अगर इस्तेमाल करते हैं तो ए बी सी हमें मिलेगा, ए बी सी मिलेगा। ठीक है, एक नॉट गेट हमारे पास है तो वही सेम काम कर दिए, तो ये वाला एक्सप्रेशन हमें मिल गया। अब हमारे पास एक और गेट है और एक नॉर गेट है। तो नॉर गेट का काम क्या होगा, नॉर गेट का काम होता है कि ये ऐड करके बार लगाएगा, और ये और गेट क्या हुआ, और गेट का काम है ऐड करना, और गेट का काम है ऐड करना। तो कहाँ पे लगाएंगे, देखिए ध्यान से, ये दोनों लोगों को और गेट में ऐड करेगा। ये सेगमेंट अगर ऐड करता है तो ये और गेट जो है, नॉर गेट जो है कहीं जंप कराएंगे, उसको जंप करा करके इस्तेमाल करेंगे ताकि जो है इन दोनों लोगों का बंटवारा ना करे। समझ आया? थोड़ा सा इसको इमेजिन करना, इसको कहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं इमेजिन करना इतना इजी नहीं है, लेकिन आप एलिमिनेट करके देख चुके हैं कि ए जो है वो हमें एकदम करेक्ट मिल रहा है और सी हटा चुके हैं। तो आप सीधे सीधे ऑप्शन 4 पे चले जाएंगे। ठीक है, वही टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 इज अ मिक्स्ड प्रॉब्लम। इसमें हमें दिया हुआ कि एक लाइट स्ट्रिंग जिसका लेंथ L है उसके साथ एक मिरर अटैच्ड है और ये सस्पेंडेड है फ्रॉम अ सीलिंग। ठीक है, तो इस मिरर से कुछ शॉर्ट पल्स जो लेजर लाइट है जिनके पास एनर्जी कैपिटल E है, वो एनर्जी के साथ जो है इनके साथ ऐसे स्ट्राइक कर रहा है। तो ये मिरर के पास कुछ मोमेंटम आएगा और उसी मोमेंटम की वजह से ये मिरर जो है कुछ एंगल ऐसे जाएगा। तो ये इनिशियल
पोजीशन से इस स्ट्रिंग का कुछ एंगल फॉर्मेशन होगा जिसकी वैल्यू थीटा वेरी स्मॉल डिफ्लेक्शन हो रहा है। आपको यही थीटा स्मॉल थीटा की वैल्यू बताना इन टर्म्स ऑफ लेंथ एल, मास एम, एनर्जी ई, ग्रेविटी जी एंड स्पीड ऑफ लाइट सी। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको पता रहना चाहिए कि कभी भी रेडिएशन किसी सरफेस पे आके जब कोलाइड करता है, स्ट्राइक करता है, तो उस रेडिएशन में जो पार्टिकल होते हैं फोटॉन, उसके ऊपर मोमेंटम जनरेट करते हैं। कितना मोमेंटम होता है आफ्टर स्ट्राइकिंग, वो आपको बताया जाता है E/c। कितना एनर्जी लेके आया और स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर दीजिए। तो ये मोमेंटम जितना आता है वो हम परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कंसीडर करते हैं, तो ऐसे जो है वापस रिफ्लेक्ट होके जाते भी हैं। तो बेसिकली यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, इसी चीज को हम मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम बेसिकली होता है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए अगर ये पॉजिटिव है तो ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए हम इसको चेंज इन मोमेंटम को 2 बार लिखेंगे, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ E/c लिखेंगे। ठीक है, अच्छा चेंज इन मोमेंटम को mv माइनस mu लिख सकते हैं, तो mv इज इक्वल टू 2E/, अगर हम c लिखेंगे तो वेलोसिटी हमें मिल जाएगा v इज इक्वल टू कितना, 2E/m इंटू सी, m इंटू सी। अब हम क्या करेंगे वो समझिए। ये यहाँ तक कितना काम हो गया। अब वर्क और एनर्जी में जो हमें पढ़ाया जाता है एनर्जी कंजर्वेशन, कि अगर इसको एनर्जी मिला तो वो मोमेंटम मिला तो उसके पास वेलोसिटी आया, वेलोसिटी मतलब काइनेटिक एनर्जी आया, वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से धीरे धीरे ये ऐसे ऊपर, तो एक रेफरेंस लाइन से हम ये कह सकते हैं कि ये मास m जो है ऊपर उठा, ऊपर हाइट h उठा, तो इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट हुआ। अगर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुआ तो इसका मतलब ये है कि इसका काइनेटिक एनर्जी इधर आ चुका है, तो हम एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे। क्या कि K इनिशियल प्लस P इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू, P मतलब मोमेंटम नहीं, पोटेंशियल एनर्जी, K फाइनल प्लस P फाइनल लिखेंगे। ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर प्लस, ये बॉडी जो है, ये मास जो है रेफरेंस लाइन पे ही है, तो इसलिए हम यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर कर रहे हैं 0, तो ये जो है 0 हो गया, इक्वल टू फाइनली जब ये आएगा तो ऊपर इसके पास वेलोसिटी 0 हो जाएगा, मैक्सिमम हम हाइट पे बात कर रहे हैं, यानी कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो 0 हो जाएगा। प्लस में इसके पास कितना आएगा पोटेंशियल एनर्जी, m इंटू जी इंटू एच। अब ये h की वैल्यू कितना लिखेंगे वो समझिए। टोटल L है और L में से इसका कंपोनेंट तोड़िए, ये आपको वर्क और एनर्जी में समझाया जाता है। क्या, अगर ये L है तो एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा, अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा और इसकी जो हाइट होगी L cos थीटा आएगा। इसका मतलब ये कितना हाइट ऊपर उठा, देखिए टोटल हाइट h था, L था, और L में से ये वाला लेंथ अगर घटा देंगे, यानी कि L माइनस L cos थीटा अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पे h की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इस वेलोसिटी को हम यहाँ से यहाँ पे लेके जाएंगे और इसमें से L कॉमन ले लेंगे, तो m/2 और वेलोसिटी के जगह 2E/mc का स्क्वायर इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू एल लिखेंगे और 1 माइनस कॉस थीटा लिखेंगे। जितने लोग सिंप्लीफाई हो रहे हैं कर सकते हैं, ये m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा और जी एल नीचे आ जाएगा, ऊपर हमें दिखाई दे रहा, अब ये ऐसे फिलहाल रहने दीजिए। तो 1/2 इंटू जी इंटू एल और 2E/mc का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए ध्यान से, एक फॉर्मूला आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताया जाता है कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है कितना, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, ये आपको पता रहना चाहिए, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू जो लिखते हैं उसी तरीके से 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा हमें डायरेक्टली याद रहना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा याद है तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे जब 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा है, अगर हम 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू लिखेंगे तो ये हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज को हम यहाँ पे यूज करेंगे, क्या कि 1 माइनस कॉस थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा की जगह
टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू लिखते हैं। 1/2 GL 2E/MC का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई टू लिखेंगे। अब थोड़ा सा अब यहाँ पे आपको देखना है ध्यान से कि ये थीटा क्या है, स्मॉल डिफ्लेक्शन लिखा हुआ है, यानी कि थीटा की वैल्यू बहुत कम है। अगर थीटा की वैल्यू बहुत कम होता है तो हम साइन थीटा को क्या लिखते हैं, साइन थीटा को थीटा लिखते हैं। ठीक है, वही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर 2 sin स्क्वायर थीटा बाई टू है, तो ये तो स्क्वायर पूरे पे लगा रहता है, तो ऐसा लगा हुआ है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, थीटा बाई टू लिख सकते हैं। तो 2 थीटा बाई 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर स्मॉलर एंगल है तो थीटा की वैल्यू तो छोटा है ही। अब इसको हम क्या लिखेंगे, 2 × थीटा स्क्वायर बाई 4, और इसको हम लिखेंगे कितना, थीटा स्क्वायर बाई टू। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि हम इतने को क्या लिख सकते हैं, थीटा स्क्वायर बाई टू लिख सकते हैं। तो लिखेंगे और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें मिलेगा कितना, 1/G × L और 2 स्क्वायर 2E/MC का स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हाँ ठीक है थीटा स्क्वायर, और ये 1/2 कैंसिल आउट कर दिए इससे। ठीक है, अब ये स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा रूट से, और बचेगा √GL। तो हमारे पास थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, 2E और अपन में n×c और अंडर रूट में G×L। अगर आप थीटा की वैल्यू जो है देखते हैं ध्यान से, तो ये आपको ऑप्शन 4 में दिख जाएगा, जो हमें कैलकुलेट करना था स्मॉलर डिफ्लेक्शन को। क्वेश्चन नंबर 21 इज बेस्ड ऑन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट। यहाँ पे हमें 4 कैपेसिटर दिया हुआ और चारों के कैपेसिटर के जो कैपेसिटेंस वैल्यू है वो C है। तो आपको बताना है कि A और B के अक्रॉस जो है इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होगी, माइक्रोफेरेड में बताना है। ऐसे देखने में बहुत उलझा हुआ लग रहा है, लेकिन है बहुत सुलझा हुआ। सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज दोनों में यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन करने के लिए काम कैसे लेते हैं समझिए। अगर किसी दो कैपेसिटर, दो या दो से कैपेसिटर से ज़्यादा में जब चार्ज सेम फ्लो कर रहा हो तो उसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। अगर दोनों के या दो से ज़्यादा कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है तो उसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को चेक करते हैं, सबसे पहले समझिए एक कनेक्टिंग वायर है, इस कनेक्टिंग वायर पे यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल, हर वक्त हर जगह जो है पोटेंशियल सेम है। लेकिन एक बीच में कैपेसिटर आ जाने से या रेजिस्टेंस आ जाने से या फिर बैटरी लग जाने से यहाँ का पोटेंशियल सेम रहेगा, यहाँ पोटेंशियल सेम रहेगा, लेकिन जंप करेंगे तो पोटेंशियल बदल जाएगा। कोई डिवाइस आ जाने से जब जंप करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस बदल जाता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर ये ए है तो हम ये बोलेंगे यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे ए होगा, इतना ए हमें मिल गया। अगर ये बी है तो यहाँ बी होगा, यहाँ बी होगा, यहाँ बी होगा, यहाँ बी होगा, यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे बी होगा, और यहाँ पे बी होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए सारे कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, VA माइनस VB, VA माइनस VB, VA माइनस VB, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी VA माइनस, मतलब चारों कैपेसिटर पोटेंशियल डिफरेंस जो है सेम रखे हुए हैं। तो इसलिए हम ये कहेंगे चारों लोग क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू जो है हम C लिखते हैं। ठीक है, तो अगर ये 4 लोग हैं तो इसका मतलब हम यहाँ पे 4 और एक कैपेसिटर का जो वैल्यू है वो हमें दे रखा है 6 माइक्रोफैरेड, अगर 16 माइक्रोफैरेड। तो 4 × C अगर करेंगे तो C की वैल्यू 16 है, तो 4 × 16 इज इक्वल टू 64 माइक्रोफैरेड आएगा, और यही 64 हमारा इंटीजर वैल्यू आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 22 बिलोंग्स टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर। इस प्रॉब्लम में हमें ये ABCDE जो है सेक्शन दिया हुआ है कंडक्टर का, जो हर एक सेगमेंट का लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में 1/√2 टेस्ला के मैग्नीट्यूड के साथ ऐसे प्लेस किया गया है। तो इनको इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दिया गया है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो मे भी इसमें जो है इंड्यूस ईएमएफ हो, तो आपको बताना है कि कितना मिली वोल्ट होगा इंटीजर वैल्यू में। ठीक है, तो इसके लिए हमें फॉर्मूला याद रहना चाहिए। ये फॉर्मूला बेसिक होता है और इसके जस्ट अपडेटेड फॉर्मूला जो होता है वो VLP होता है। ठीक है, ये नहीं का जो मॉडिफाइड कंडीशन होता है वो यही होता है VLB। समझिए, सबसे पहले अगर कंडक्टर के पास वेलोसिटी v है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है, तो दोनों का हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। तो जब क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो इनका एक रिजल्टेंट वेक्टर आएगा जो दोनों के परपेंडिकुलर होगा, और वो परपेंडिकुलर होगा तो लेंथ वेक्टर जो सेगमेंट का लेंथ है वो लेंथ जो है इसको हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तब जाके हमें ईएमएफ वैल्यू हमें मिलेगा। क्या स्केलर क्वांटिटी होता है, इसलिए वेक्टर डॉट वेक्टर हमें स्केलर क्वांटिटी मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ हम तब आते हैं जब V क्रॉस B यानी कि VB साइन थीटा लिख सकते हैं, VB साइन थीटा लिखते हैं, और ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है यूनिट वेक्टर यहाँ आएगा, डॉट प्रोडक्ट करेंगे इसके साथ तो L cos थीटा आएगा। ठीक है, ये θ1 और ये θ2। तो ध्यान से देखिए, अगर θ1 की वैल्यू 90 डिग्री तो VB लिखेंगे, और वो 90 डिग्री तो ये बेसिकली जो है एक वेक्टर बनेगा, वो वेक्टर का डायरेक्शन इसके डायरेक्शन में होगा, तो θ2 की वैल्यू 0 डिग्री, तो इसका मतलब VLB आएगा। वही VLB हम यहाँ पे लिखते हैं। ध्यान रहे कि ये कब होगा, ये जो है आपको V क्रॉस B जब आपस में 90 डिग्री पे होंगे और वो रिजल्टेंट वेक्टर आपस में इसके साथ 0 डिग्री यानी कि पैरेलल में होगा, तो VLB लिखते हैं। बहुत सिंपल भाषा में आपको याद रखना है। तो ये कब अप्लीकेबल होगा, जब तीनों लोग आपस में परपेंडिकुलर होंगे। कौन कौन, वेलोसिटी, लेंथ का सेगमेंट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड। तीनों में से अगर कोई दो लोग पैरेलल हुए तो आपको सीधे सीधे बोल देना है ईएमएफ 0 होगा। ठीक है, अगर ये इंफॉर्मेशन आपको पता है कि तीनों लोग परपेंडिकुलर होने चाहिए, और अगर तीनों में से कोई दो लोग पैरेलल हुए तो ईएमएफ 0, तभी ये आपको इजीली आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा। अदरवाइज आपको यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन से पास होना पड़ेगा। तो समझिए, अगर ये बात हमें पता है कि तीनों लोगों को आपस में परपेंडिकुलर रहना है, कोई भी दो लोग पैरेलल हुए तो 0, तो समझिए अगर ये पूरा सेगमेंट इधर वेलोसिटी v से चल रहा है तो ये डिस्प्लेसमेंट इसका लेंथ वेक्टर इधर राइट में है, इसका भी लेंथ वेक्टर राइट में है, यानी कि इसके वजह से कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, इसके वजह से कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। बचा दो सेगमेंट, इस दो सेगमेंट का हम कंपोनेंट तोड़ेंगे। एक कंपोनेंट ऊपर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। वैसे इसका अगर हम कंपोनेंट तोड़ते हैं तो एक कंपोनेंट नीचे आएगा और एक कंपोनेंट फिर इधर आएगा। तो ये बेसिकली आपस में 90 डिग्री पे थे, तो अगर हम बीच से तोड़ रहे हैं तो ये 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री। तो अगर हम इन दोनों लोगों का कंपोनेंट तोड़ें तो इधर कितना, 10 कॉस 45 डिग्री, 10 कॉस 45 डिग्री, वो भी दो बार इनटू में 2 कर दिए। इधर कितना, 10 साइन 45 डिग्री और इधर कितना, 10 साइन 45 डिग्री। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, इसका जो पैरेलल कंपोनेंट था ये वाला, ये वेलोसिटी के पैरेलल में आ गया, तो इस कंपोनेंट की वजह से 0 और इसका भी इस कंपोनेंट की वजह से 0 बचेगा, केवल इस कंडक्टर का इस कंपोनेंट की वजह से और इस कंपोनेंट की वजह से, यानी कि एक रॉड की तरह कंसीडर करिए या एक ही रॉड दो बार कंसीडर करिए। तो आप इसको अप्लाई करते हैं VLB, यानी कि वेलोसिटी V कितना, V हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब कि 10/100 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी हो गया। मैग्नेटिक फील्ड कितना, 1/√2 लिखेंगे, 1/√2, और बचा क्या, ये लेंथ कितना, 10 साइन 45 डिग्री, 10 साइन 45 डिग्री, और वो भी दो बार, तो इनटू में 2 भी मल्टीप्लाई कर दिए। अब सिंप्लीफाई करिए, ध्यान से देखिए, ये 1/√2 आएगा, 1/√2 2 बन जाएगा, यानी कि ये इतना कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 10 से ये कैंसिल आउट होगा, और यहाँ
10 से इतना कैंसिल आउट हो गया और कहीं गलत भी हो गया। इसमें जो है लेंथ हमारे पास क्या था, सेंटीमीटर में था, तो हमें मीटर में लिखना था। तो ये इतना लेंथ था, इसलिए हमें अपन में 100 से डिवाइड करना था, इसलिए मीटर में बनेगा। ठीक है, क्योंकि हमें वोल्ट में कैलकुलेट करना, तो सब चीज़ ऐसा यूनिट में रखेंगे। तो EMF इज इक्वल टू कितना आएगा, 1/100 वोल्ट आएगा। अगर हम 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा, 10/1000, जिसे हम 10⁻³ वोल्ट लिखेंगे। इसको हम अगर मिली बोलते तो 10 मिली वोल्ट होगा, और यही इंटीजर वैल्यू हमारा आंसर होगा 10। क्वेश्चन नंबर 23 बिलोंग्स टू रे ऑप्टिक्स चैप्टर। इस प्रॉब्लम में हमें दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में जो सेपरेशन है वो 30 सेंटीमीटर है। अगर आपको ये इमेज का फॉर्मेशन इस ऑब्जेक्ट की वजह से यहाँ पे दिया हुआ मैग्नीफिकेशन -1/3, तो बताना है कि फोकल लेंथ x/4 के फॉर्मेट में लिखने के बाद x की वैल्यू कितनी होगी। तो इसके यहाँ पे इतनी इंफॉर्मेशन में आपको मेंशन नहीं है कि नेचर ऑफ मिरर क्या है, मतलब कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, ये आपको खुद पता करना है। और इसको जो फोकल लेंथ को हमें कैलकुलेट करना है, इसके लिए हम मिरर फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। दिया गया जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो सफिशियंट है। आप हर एक जगह से छोटा छोटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके और आप इस फोकल लेंथ तक पहुंच सकते हैं। तो समझिए, हमें ये मैग्नीफिकेशन निगेटिव दिया हुआ है। निगेटिव देने का मतलब ये है कि ये इन केस ऑफ मिरर, स्फेरिकल मिरर, मैग्नीफिकेशन ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट के टर्म में ये, और हाइट ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट के टर्म में ये होता है। तो ये हमें निगेटिव है और बाहर ये माइनस फार्मूला होता है। रियल ऑब्जेक्ट निगेटिव होता है, और अगर ये मैग्नीफिकेशन माइनस आया है तो इसका मतलब ये है कि ये निगेटिव है, तो पक्का है कि ऊपर वाला निगेटिव होना चाहिए, तभी कैंसिल आउट होकर निगेटिव बचेगा। तो इससे हमें ये इम्प्लाई मिलता है, ये होता है क्या कि इमेज और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों लोग, इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों लोग एक ही साइड है, तभी सेम साइन है। तो दोनों लोग एक ही साइड है। अगर हम इमेज को, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख रहे हैं तो इमेज भी इस मिरर के इसी साइड रहेगा, और वो या तो यहाँ रह सकता है या तो यहाँ रह सकता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। अब इमेज किधर है वो पता करते हैं। ये मैग्नीट्यूड अगर केवल हम देखें मैग्नीफिकेशन का तो 1/3 है, यानी कि <1 है। ठीक है, तो अगर हम इस मैग्नीट्यूड की केवल बात करें तो इसको क्या लिखेंगे, v/u इज <1। अगर u को इधर लेके जाएंगे तो हमें क्या दिखेगा, v इज <u। अगर यहाँ से ऐसा मिल रहा है तो हम इससे पता चल रहा है क्या कि इमेज का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से कम है। तो पक्का है कि इमेज कहीं इधर बन रहा होगा, और सेम साइड बनता है तो इन्वर्ट बनेगा, इसलिए हमने इस तरीके से बनाया। ठीक है, तो ये इमेज का डिस्टेंस कम है और ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ज़्यादा है। तो ये हम इसको u बोल रहे हैं और इसे हम v बोल रहे हैं। ठीक है, और इससे हम ये पता कर सकते हैं कि ये मिरर कैसा है, कॉनकेव मिरर है। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर अगर होता तो कहीं पे भी हम यहाँ से लेके इनफाइनाइट तक कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका इमेज जो है पोल से लेके फोकस पॉइंट के बीच में दूसरी साइड बनता है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, एक हमें पता चल गया कि कॉनकेव मिरर है, हालांकि कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अब हम क्या कर रहे हैं कि मैग्नीफिकेशन हमें पता है कितना, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू होता है माइनस का v/u। तो माइनस का 1/3 दे रखा है, -1/3 इज इक्वल टू -v/u, माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा, तो u इज इक्वल टू हम 3v लिख सकते हैं। ये हमें एक इक्वेशन मिल गया। दूसरा देखिए, अगर हमें पता है कि यहाँ पे ये दोनों के बीच में सेपरेशन दे रखा है कितना, 30 सेंटीमीटर। अगर 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो हम ये बोल सकते हैं कि v + 30 मस्ट भी u के बराबर होना चाहिए, यानी कि u इज इक्वल टू v + 30 दे रखा है। ठीक है, अगर हम u के जगह 3v रखें
तो 3v इज इक्वल टू v प्लस 30 और इस v को इधर लेके आएंगे तो 2v इज इक्वल टू 30। इसका मतलब हमें मिल जाता है यहाँ पे v इज इक्वल टू कितना 15 सेंटीमीटर। अगर v इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर मिल गया तो u इज इक्वल टू हमें मिल गया कितना 45 सेंटीमीटर। दोनों अगर हमें पता चल गया तो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और यहाँ से हमें f मिल जाएगा। तो देखिए 1/f इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/v कितना 15 सेंटीमीटर। अब ये रियल इमेज है इधर साइड है इसलिए माइनस का लिखेंगे और ये कितना 45 तो माइनस का 1/45 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे अपन में 45 यहाँ पे कितना माइनस का 3 यहाँ पे कितना माइनस का 1 ये वैल्यू हमें 1/f की मिलेगा। इसको हम लिखेंगे कितना माइनस का 4/45। ठीक है, अगर हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो f इज इक्वल टू माइनस का 45 अपन में 4 लिखेंगे। ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है इसीलिए फोकल लेंथ हमें निगेटिव मिल गया। हमें केवल मैग्नीट्यूड से कंपैरिजन करना है तो ध्यान से देखिए इस फॉर्मेट में नीचे 4 है तो x की वैल्यू हम बोलेंगे 45, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 बिलोंग्स टू रोटेशनल मोशन चैप्टर। इस प्रॉब्लम में हमें दिया हुआ कि एक इंक्लाइनेशन प्लेन से एक बार में रिंग को रिलीज किया जा रहा है दूसरी बार में सॉलिड स्फीयर को। तो ये जब नीचे आ रहे हैं विदाउट स्लिपिंग रोल होते हुए और नीचे आ रहे हैं तो बॉटम पॉइंट पे दोनों केस में वेलोसिटी कैलकुलेट करके उनका रेशियो लिखने में ये आपको फॉर्मेट लिखना है। ठीक है, इस फॉर्मेट में लिखने के बाद एक्स की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। इन दोनों केस में जो रेडियस है जो रेडियस ऑफ रिंग और स्फीयर दोनों का सेम रेडियस है और ये बाकी आपको अजम्पशन करना है कि कुछ हाइट से रिलीज किया जा रहा होगा, थीटा इंक्लाइनेशन एंगल है। तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है रिंग का और सॉलिड स्फीयर का पता रहना चाहिए, लेकिन किस एक्सिस के अबाउट में, जिस एक्सिस के अबाउट में रोटेशन हो। तो इसका रोटेशन जो हो रहा है वो सेंटर से पास हो रहा है और ऐसा है तो इसके ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट में mr² होता है रिंग के केस में, और किसी भी एक्सिस का जो सेंटर से पास हो स्फीयर के केस में 2/5 mr² होता है, सॉलिड स्फीयर होगा तो। ठीक है, तो ये जब नीचे आ रहे होंगे तो कितना वेलोसिटी होगा उसे हम कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे जिसका हेल्प लेंगे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का, क्योंकि यहाँ सरफेस स्मूथ है तो कोई भी यहाँ पे लॉस नहीं हो रहा है। तो हम लिखेंगे क्या काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल मस्ट भी इक्वल होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। रिलीज किया जा रहा है अगर तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी 0 है। ठीक है, बॉडी के पास अगर मास m है, किसी एक कोई केस को लेके चलते हैं, अगर मास m है तो इसका मतलब उसका हाइट h, इसको रेफरेंस लेने से हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो कितना आएगा mgh आएगा। mgh इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी जब ये नीचे आएगा तो काइनेटिक एनर्जी फाइनली कितना होगा, फाइनली पहले तो पोटेंशियल एनर्जी अगर लिखें तो 0 होगा क्योंकि जब बॉटम पॉइंट पे आ गया तो रेफरेंस लाइन पे आ गया, इसका मतलब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0। तो जब ये नीचे आएगा तो काइनेटिक एनर्जी ध्यान से देखिए ये सॉलिड स्फीयर या कोई भी बॉडी जो है वो ऐसे ट्रांसलेट भी हो रहा है प्लस ऐसे रोल भी हो रहा है तो दो काइनेटिक एनर्जी आएगा, एक होगा हाफ m इंटू वी स्क्वायर और दूसरा होगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब ये तो आपको पता होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, मतलब ओमेगा इज इक्वल टू हम v/r लिख सकते हैं। तो इस ओमेगा की जगह पुट करते हैं, लिखेंगे क्या m इंटू जी इंटू एच इज इक्वल टू हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर और प्लस में हाफ इंटू आई को आई रहने देंगे, ओमेगा की जगह v/r का स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ से वी स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं तो m इंटू जी इंटू एच इज इक्वल टू हाफ इंटू m और प्लस में जिसे हम m/2 लिख देते हैं m/2 प्लस में i/2 r स्क्वायर और हमने v स्क्वायर को कॉमन ले लिया।
बाकी को इधर लेके आएंगे तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना mgh, और अपन में m/2 m/2 और प्लस में यहाँ से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं और 2 इधर आ जाएगा। अगर 2 इधर आ जाएगा तो 2mgh लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसे सिंपली क्या लिखेंगे m प्लस I/r², और ये हमें मिल गया। अब ये स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो ये अंडर रूट मिल जाएगा, यानी कि वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें इतना मिला। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखिए, एक बार में रिंग को लेके चलेंगे तो m और ये हाइट h अभी रहने देते हैं, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रिंग लिखेंगे, और जब हम सॉलिड स्फेयर को लेके चलेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फेयर का लेंगे, उसका मास और उसका रेडियस। ठीक है, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर हमें मिला तो 2 बार इसी को अप्लाई करेंगे, इसको मिटाने के बाद करते हैं। तो हमें ये वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर मिल गया तो 2 केस में अप्लाई करेंगे। एक बार रिंग के लिए तो वी आर लिखते हैं, वी आर इज इक्वल टू अंडर रूट में 2 इंटू एम इंटू जी इंटू एच, और अपन में एम तो रहेगा ही, मास ऑफ रिंग हम कंसीडर कर ले रहे हैं स्मॉल एम, प्लस अगर हम आई लिखेंगे तो कितना mr², और अपन में r² पहले से था। अब ये r² कैंसिल आउट हो जाएगा, लिखेंगे 2m, 2m से 2m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपली बचेगा कितना अंडर रूट में g इंटू एच, और ये वी आर आ गया। ठीक है, अब दूसरा देखिए, अगर हम वी एस एस लिखते हैं, वी एस एस, तो अंडर रूट में 2 इंटू एम इंटू जी इंटू एच, और अपन में m प्लस, अब इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr², यानी कि I के जगह 2/5 m इंटू r², और अपन में कितना r²। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो r² कैंसिल आउट हो जाएगा, r² कैंसिल आउट हो गया, बचेगा कितना 2m/5, 5 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7m/5 लिखेंगे। देखिए लिखेंगे क्या, अंडर रूट में 2mgh, और अपन में 2m/5 है तो इसको हम 7m/5 लिखेंगे। अब ये 5 ऊपर चला जाएगा और m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लिखेंगे कितना इज इक्वल टू अंडर रूट में 10 इंटू जी इंटू एच, और अपन में 7। ठीक है, अब ये दोनों, ये वी एस एस हो गया, तो दोनों का हमें रेशियो अगर कैलकुलेट करना है तो ध्यान से देखिए, इसको हम क्या लिखेंगे, वी आर अपन वी एस एस, वी आर अपन वी एस एस, यानी कि ये अंडर रूट जी एच और अंडर रूट जी एच कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू में अपन में बचेगा 7/10। तो इसको हम कितना लिखेंगे, इसको लिखेंगे 7/5, 7 सॉरी हाँ ठीक है, इसे हम 7/2 इंटू 5 लिखते हैं। ठीक है, अगर ऐसा लिख रहे हैं तो ध्यान से देखिए, 5 हमें नीचे बचाना है, तो ऊपर हमें दिखाई दे रहा है कितना 3.5, तो x इज इक्वल टू 3.5 लिखेंगे, क्योंकि 7/2 को 3.5 लिखेंगे तो हमारा इंटीजर नहीं आ रहा, लेकिन यही आंसर है 3.5। क्वेश्चन नंबर 25 बिलोंग्स टू मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इसमें हमें दिया हुआ है कि एक जो है शीट है, वो जिसके पास डायमेंशन है 2 स्क्वायर जो है साइड है, और एक इसका थिकनेस जो है वो d है। तो वो थिकनेस आप ऐसे ही कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे, तो जो आपको ये फेस दिखाई दे रहा है ये दोनों स्क्वायर है। ठीक है, और जो अंदर की तरफ पोर्शन है वही थिकनेस d हम बोल रहे हैं। तो ये नीचे जो है फ्लोर पे ऐसे फिक्स है, तो हम फोर्स लगा रहे हैं। ऐसे कहाँ पे फोर्स लगाना है, जो आपको शेयरिंग फोर्स लगाना है वो थिकनेस वाले जो
जो थोड़ा सा ठीक है उसी पोर्शन पे लग रहा है, यानी कि इस वाले पोर्शन पे अगर हम ऐसे फोर्स लगा रहे हैं तो ये ऐसे टेढ़ा होगा। अगर टेढ़ा होगा तो ये थोड़ा सा एंगल का फॉर्मेशन होगा, और वो फॉर्मेशन जो है वो थीटा ऐसे जो है हमें मिलेगा। और ये आपको एल और ये एक्स कितना डिफॉर्म हुआ वो आपको एक्स दिखाई दे रहा है। ये इतना डेटा हमें गिवन है, हमें बताना है कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो है दूसरे केस में, दो केस आपको लेना है जिसमें केस वन में d2 d1 का रिलेशन, θ2 θ1 का रिलेशन दे रखा है, तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में कितना होगा केस टू में, वही आपको x की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। तो इसके लिए हमें एक बेसिक सा फॉर्मूला ये जो सबके लिए अप्लीकेबल होता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू k इंटू स्ट्रेन। यहाँ पे कौन सा है, शियरिंग स्ट्रेस है, तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आएगा। इसके लिए फोर्स अपन एरिया लिखते हैं और इज इक्वल टू ईटा, जिसे हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं, और स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन, यानी कि चेंज इन डायमेंशन। इसके लिए हम लिखते हैं x बाई एच, और x बाई एच में ये x हो गया, कितना डायमेंशन चेंज हुआ, ये बेसिकली x हो गया, और h जो हाइट है वो हमें यहाँ पे दे रखा है l। ठीक है, अब इसको अगर ध्यान से लिखते हैं, ईटा इज इक्वल टू फोर्स अपन एरिया और इनटू में l और अपन में कितना इनटू में x लिखेंगे। ठीक है, अब अगर इसे हम x बाई एल इसको लिखते हैं इस तरीके से, फोर्स अपन एरिया इनटू x बाई एल, इसको इस तरीके से लिखते हैं तो ध्यान से देखिए, जो ये x बाई एल है इस जियोमेट्री में हम लिख सकते हैं क्या, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि x और अपन में बेस कितना l। तो हम बोल सकते हैं कि x बाई एल की वैल्यू कितना tan थीटा, लेकिन ये डिफॉर्मेशन बहुत स्मॉल हो रहा है तो tan थीटा को ऑलमोस्ट जो है वो थीटा लिख सकते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू x बाई एल बोल सकते हैं। तो x बाई एल के जगह हम थीटा पुट करेंगे, f इज इक्वल टू एरिया ए इंटू एक्स बाई एल हो गया। ठीक है, अब इसमें जो है देखिए, जो x ये एरिया ए है हमेशा जो है परपेंडिकुलर एरिया लेते हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर एरिया मतलब क्या है, ये वाला एरिया जो लेयर जो अंदर बाहर की तरफ है तो L इंटू डी लिखेंगे, तो इसलिए सॉरी L इंटू डी अगर लिखते हैं तो कितना F बाई L इंटू डी इंटू थीटा, ये हमें मिल गया क्या, ये x की वैल्यू मिल गई, सॉरी ईटा की वैल्यू मिल गई। अब ये ईटा जो है दो केस में हम लिखेंगे, यहाँ पे एक कंडीशन दे रखा है कि दोनों केस में जो शेयरिंग फोर्स लगाया जा रहा वो सेम है, तो रेशियो अगर हम लिखते हैं तो रेशियो में ध्यान से देखिए, ये दोनों केस में सेम है तो F ऊपर भी रहेगा यहाँ भी, और इस केस पे भी नीचे भी रहेगा। ठीक है, अब L डी थीटा, L कितना है, L तो दोनों केस में L रहेगा, D कितना है, एक में अगर D1 हम बोलते हैं D1 बोलते हैं तो दूसरे वाले में D2 बोलेंगे, और वहाँ पे बेसिकली क्या रहेगा 2D1 रहेगा, 2D1 रहेगा। अब बचा थीटा, एक में अगर हम θ1 बोलते हैं तो दूसरे में कितना θ2 होगा। ठीक है, अगर ऐसा आ गया तो ये म्यू θ1 का वैल्यू इधर आ रहा है और इधर हमारे पास θ2 की वैल्यू आ रही है। अब दोनों को डिवाइड अगर करते हैं तो दोनों को डिवाइड करने पे ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, और D1 से D1, θ1 से θ2 लिखेंगे, लेकिन 2 इंटू करेंगे तो θ1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 2। तो अब देखिए लिखेंगे क्या, म्यू सॉरी η1 अपन η2 इज इक्वल टू, इसमें नीचे 4 है तो ऊपर चला जाएगा, 4 लिखेंगे, यानी कि η2 की वैल्यू जो है वो η1 बाई 4, और η1 की वैल्यू कितना 4 इंटू पहले है, तो इसका मतलब ये है कि हम लिखेंगे 4 और बाई में 4 इंटू में 10 टू द पावर 9, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और η2 यानी कि x के जगह हम कितना लिखेंगे वो 1 आंसर आएगा।